चलिए, तो सबसे पहले आज का पहला पेज, पहली डेट 13 अक्टूबर 2024, 13 अक्टूबर 2024, ये डेट से आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। 13 अक्टूबर 2024। और सबसे पहले आप आज की डेट लिखें, अपना नाम लिखें, जो भी नाम आप इस्तेमाल करते हैं उस नाम को आप लिखिए जो ओरिजिनल आपका नाम है। और आज से हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक। तो आज की क्लास में जो पहला टॉपिक रहेगा, लिखिए, वो रहेगा पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर। यानी कि दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्या है और उनके क्या बेनिफिट हैं, क्या उसमें हम सीख रहे हैं, क्या चीजें, तो वो सारा आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दो नंबर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। हिंदी में इसको मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी नंबर का मतलब क्या हुआ? मूलांक। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या हुआ? भाग्यांक। ठीक है, तो मूलांक और भाग्यांक ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और इसका क्या रोल है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आज की डेट है 13 अक्टूबर 2024 और हम बात करेंगे आज मूलांक और भाग्यांक के बारे में। तो अब मुझे स्क्रीन पे कुछ कुछ ही लोग दिखाई देंगे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी है हमें, है ना, और हम सीखेंगे। तो आज मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं वो चीजें आप सभी लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ आई होप सबको पता होगा। ठीक है, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ सबको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि सर ये मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका मंथ है, जो ईयर है, पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, सिर्फ डेट नहीं लिखनी है। चलो, तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मूलांक और भाग्यांक होता क्या है और ये मतलब कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल से लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेट सपोज, ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, मान लो कोई व्यक्ति है जो 10 फरवरी 1987 में पैदा हुआ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या हुई? 10 फरवरी 1987, 10 फरवरी 1987 में पैदा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पर्सनैलिटी नंबर। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? मूलांक बोलेंगे। हिंदी में इसे मूलांक कहते हैं। ठीक है, मगर मैं बार बार इसे पर्सनालिटी नंबर बोलूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि पर्सनालिटी नंबर का मतलब मूलांक है। ठीक है, अब मूलांक कैसे निकालते हैं? मूलांक के लिए हमें मंथ को नहीं लेना है और ईयर को भी नहीं लेना है। पूरी डेट ऑफ बर्थ में हमें मंथ और ईयर को नहीं लेना है। हमें क्या करना है? सिर्फ डेट से मतलब है। तो डेट क्या है? 10 है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो व्यक्ति है इसका जो मूलांक होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 1 होगा। तो इस व्यक्ति का जो मूलांक हुआ वो कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, ऐसे हर व्यक्ति का अलग अलग मूलांक आएगा। चलो एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लो दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2018। अब ये एक व्यक्ति पैदा हुआ है 27 जनवरी 2018। ठीक है, अब 27 जनवरी 2018 को व्यक्ति पैदा हुआ है तो हमें मूलांक निकालना है। ठीक है, तो मूलांक में महीना लेंगे? नहीं लेंगे। साल लेंगे? नहीं लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ डेट लेंगे। ठीक है, तो अब डेट हो गया, डेट क्या हो गया? 27 है। अब डबल डिजिट लेते नहीं है, सिंगल लेंगे। सिंगल कैसे करेंगे? 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति का मूलांक कितना होगा? 9 होगा। समझ आया? मूलांक निकालना आया? ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब हम सब लोग अपनी डेट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक निकाल लीजिए। आपको आज से
अपना मूलांक या पर्सनालिटी नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तीसरा एग्जांपल। अब तीसरे एग्जांपल का मूलांक क्या होगा? ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1988, यानी कि 8 ऑफ मार्च 1988। अब ये जो व्यक्ति है इसका मूलांक हमें निकालना है, पर्सनालिटी नंबर निकालना है, तो महीना नहीं लेंगे, साल नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ डेट लेंगे। अब इसकी क्योंकि डेट सिंगल डिजिट ही है तो सिंगल ही रहने देंगे, डबल नहीं, डबल तो है ही नहीं तो सिंगल रहने देंगे। इसका मतलब इसका मूलांक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पर्सनालिटी नंबर इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितने भी लोग 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पैदा हुए हैं, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, मगर अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुआ है तो उसका मूलांक वही हो जाएगा जो डेट है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, उसके साथ साथ 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख भी वो डेट है जहां पर मूलांक वही हो जाएगा, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जीरो तो कुछ है नहीं। सारे नंबर कहां से कहां तक हैं? 1 से लेकर 9 तक की तो है, जीरो तो है नहीं 1 से लेकर 9 तक के बीच में। तो 1 से लेकर 9 तक जो भी व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, उनका मूलांक वही हो जाएगा, सिंगल डिजिट। मगर 10 तारीख वालों का भी सेम है, 1 हो जाएगा। 20 तारीख वालों का 2 हो जाएगा। 30 तारीख वालों का 3 हो जाएगा। तो सिंपल हो गया। ठीक है, मगर आपको थोड़ा सा एफर्ट कब करना पड़ेगा? जब कोई व्यक्ति डबल डिजिट में पैदा होगा। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति 24 तारीख को पैदा हो रहा है, ठीक, 24 वाले का मूलांक क्या होगा? 2 + 4 = 6 होगा। इसका मूलांक क्या हो गया? 6 हो गया। पर्सनालिटी नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो भी व्यक्ति जिस भी डेट पे पैदा हो रहा है, अगर डबल डिजिट है तो सिंगल को करना है, हमें सिंगल में ही करना है, ये समझ लीजिएगा, डबल में नहीं रख सकते। ठीक है, तो सिंगल में करेंगे तो जो डिजिट आ गई वो उसका मूलांक हो जाएगा या पर्सनालिटी नंबर हो जाएगा। अब अगर ये पर्सनालिटी नंबर है, ऊपर चलते हैं, तो भाई फिर डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? अगर मूलांक ये है तो भाग्यांक कैसे निकालते हैं? अब भाग्यांक क्या है? डेस्टिनी है, किस्मत है। आसान भाषा में क्या बोलेंगे? किस्मत। किस्मत क्या कह रही है, डेस्टिनी क्या कह रही है ना? वो कैसे निकलेगा? चलो हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लो ये डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1987। इस व्यक्ति का मूलांक कितना है? 1, क्योंकि 10 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक 1 हो जाएगा। अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक के लिए क्या करना है? पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है। कैसे करेंगे? जीरो को मत लेना, ठीक है। 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 7, जीरो आए उसे छोड़ देना, बाकी सबको ले लेना। ठीक है, तो 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 7। अब इनको ऐड कर लो, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 + 1 4 हो गया। 4 और 9 कितना हो गया? 13। ठीक है, 13 + 8 कितना हुआ? 21। हाँ 21 हुआ। ठीक है, 21 + 7 कितना हुआ? 28 हो गया। अब ये डबल डिजिट में आया ना, सिंगल कैसे करेंगे? आगे कैलकुलेशन होगा। 2 + 8 कितना आया? 10। 10 में क्या हो जाएगा? 1 + 0 = 1। इसका मतलब इस व्यक्ति का मूलांक भी 1 है और इस व्यक्ति का भाग्यांक भी 1 है। ठीक है, तो मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर दोनों सेम है। अब ये जो 10 फरवरी 1987 जो व्यक्ति है ना, ये और कोई नहीं है, मैं ही हूं। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 10 फरवरी 1987। ठीक है, तो आज से आप सबको याद हो गया ना, मेरा मूलांक क्या है? 1 और भाग्यांक क्या है? 1।
तो अब आप मुझसे सवाल करने से पहले 2 बार पूछिएगा सोचिएगा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिखाऊंगा 1 वाला कैसा होता है, 2 वाला कैसा होगा, 3 वाला कैसा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। चलो अगली डेट ऑफ बर्थ है, चलो अभी वाली ले लेते हैं, पहले ली थी 8 मार्च 1988। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका मूलांक क्या होगा? इसका मूलांक तो 8 होगा, क्योंकि ये तो 8 तारीख को पैदा हुआ, तो मूलांक तो 8 ही हो गया, है ना। अब भाग्यांक क्या होगा? भाग्यांक कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दो, 8 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8, ठीक है। तो कितना हुआ? 8 और 3 11 और 1 12, तो 12 तो यहां से आ गया, प्लस 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस 9, तो ये हुआ 12 और 8 20 21 प्लस 16, 21 और 10 कितना हो गया? 31, 31 और 6 37, ठीक है। अब डबल डिजिट में आ गया, सिंगल में कैसे करेंगे? 3 + 7 = 10, 10 भी डबल है, सिंगल कैसे करेंगे? 1 + 0 = 1। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है 8 मार्च 1988 वाला, ठीक है, इसका मूलांक कितना है? 8, मगर इसका भाग्यांक कितना है? 1। समझ आया मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं? क्लियर है सभी को? ऐसे ऐसे होता है, हाँ, ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है। तो क्लियर है, सबको समझ में आएगा मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं। चलो एक बार और देखो, एक और देखते हैं। चलो अब डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2018, ठीक। अब इस डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं पूछूं मूलांक क्या होगा या पर्सनैलिटी नंबर क्या होगा, तो मूलांक कैसे निकालेंगे? सिर्फ डेट लेते हैं, तो कितना होगा? 2 + 7 = 9, यानी इस बच्चे का, क्योंकि 2018 में पैदा हुआ है तो बच्चा ही होगा, है ना। तो मूलांक कितना होगा? 9 होगा। 9 आ गया ना, 2 + 7 9 आ गया। अब भाग्यांक क्या होगा? भाग्यांक, भाग्यांक क्या होगा? सबको जोड़ दो, 2 + 7 + 1 + 2, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, 1 + 8। अब 2 + 7 कितना हो गया? 9, और 1 कितना हो गया? 10, ये 10 आ गया, प्लस 2 + 1 3 हो गया, और 8 बचा, एक से, ठीक है। अभी कैलकुलेशन बाकी है, पूरा नहीं हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब 10 और 8 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21, 21 को सिंगल डिजिट में करेंगे, 2 + 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब इस बच्चे का मूलांक 9 है और भाग्यांक 3 है, तो ये 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप क्या है? जब किसी व्यक्ति से मिलोगे, उसका कंसल्टेशन करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपको सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक तो पता होना चाहिए ना, है ना। कैसे निकालेंगे? तो मूलांक और भाग्यांक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये नंबर्स आपस में मित्र हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं ये मित्र कैसे होते हैं, अगर ये आपस में मित्र हैं तो जीवन अच्छा चलता है, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी कम होती है। मगर अगर ये दोनों नंबर्स आपस में एनिमी हैं, आपस में फ्रेंड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ता है। तो मूलांक और भाग्यांक ये हमारा पहला चैप्टर है, और ये समझ में अगर नहीं आया, दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और अपना मूलांक और भाग्यांक निकालो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और करके देखते हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मूलांक और भाग्यांक को लेकर, ठीक है। चलो एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लो एक डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1987। आप इसका मूलांक और भाग्यांक निकालो, चलो फटाफट बताओ। ये डेट ऑफ बर्थ है
26 December 1987, कमेंट करो, इस पे चैट बॉक्स में लिखो इसका मूलांक क्या होगा। इसका मूलांक कैसे निकालेंगे? मंथ नहीं लेते, ईयर नहीं लेते, सिर्फ डेट लेते हैं। तो डबल डिजिट में पैदा हुआ है तो 2 + 6 26 है ना, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। यानी इस पर्सन का मूलांक कितना हुआ? 8 हुआ। पर्सनैलिटी नंबर क्या हुआ? 8 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दो, जीरो को छोड़ के बाकी जो नंबर दिख रहा है उसको ऐड करते जाओ। 2 + 6 +1 +2 +10 कर दो, क्योंकि 19 है तो 1 + 9 10 ही हो जाएगा, +8 +7। ठीक है, अब ऐड करते हैं। ये सब कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से करना, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी नंबर ऊपर नीचे मिस हो गया तो कुछ का कुछ मतलब निकल जाएगा। तो 6 + 2 कितना हुआ? 8, और 1 कितना हुआ? 9, और 2 कितना हुआ? 11। तो 11 हो गया। 6 2 8 1 9 2 11। 10 और 8 कितना हुआ? 18, तो +18 +7। आप एक साथ भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 + 18 कितना आएगा? 36। अब डबल डिजिट है, सिंगल में करेंगे तो कैसे होगा? 3 + 6 = 9। इसका मतलब इस व्यक्ति का मूलांक 8 है और भाग्यांक 9 है। ठीक है, तो ये 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे करके सबको अपना मूलांक और भाग्यांक पता होना ही चाहिए। ये मेरा मूलांक ये है और मेरा भाग्यांक ये है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा होता है, मूलांक होता है कि भाग्यांक होता है, तो इसका आंसर ये है, कैलकुलेशन किसकी ज्यादा लंबी है? भाग्यांक। कैलकुलेशन किसकी ज्यादा लंबी है? भाग्यांक। तो इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा नंबर है? भाग्यांक। सिंपल। यानी कि भाग्यांक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। ऐसा नहीं है कि मूलांक नहीं है, ऐसा नहीं मैंने कह रहा कि मूलांक इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर भाग्यांक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग्यांक में जो नंबर आना चाहिए वो अच्छा नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे बस की बात तो है नहीं, जो ऊपर वाले ने दिया है वो दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मूलांक कुछ और होगा, भाग्यांक कुछ और होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे मेरी तरह जिनका मूलांक और भाग्यांक सेम होगा। ठीक है, या तो डिफरेंट होगा या सेम होगा, दो ही हो सकता है ना। अब अगर मान लो यहां पर मैं कहूंगा कि मूलांक और भाग्यांक बताते क्या है, या हमें समझाते क्या है, इसका मतलब होता क्या है। देखिए, मूलांक को मैं कह रहा हूं पर्सनालिटी नंबर। आप इस बात पे जरा फोकस करें। मूलांक को मैं क्या कह रहा हूं? पर्सनालिटी नंबर कह रहा हूं। इसका मतलब जो मूलांक है ना, वो ये बताता है कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, ये व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा समझता है। ठीक है, अगर इससे कुछ कहा जाएगा तो उस बातों को कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, इसकी थिंकिंग कैसी होगी, ये कौन बताता है? ये बताता है पर्सनालिटी नंबर। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर बता, क्योंकि पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? आप कौन है, आपका नेचर क्या कहता है, ठीक है, आपका स्वभाव कैसा है, ये आपको हमेशा मूलांक बताएगा, पर्सनैलिटी नंबर बताएगा। ठीक है, मगर डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? क्योंकि भाग्यांक है ना, तो डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? डेस्टिनी नंबर कहता है कि आपको अपने जीवन में किस रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? पर्सनालिटी नंबर ये नहीं कहता, डेस्टिनी नंबर ये कहता है। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? कि आपको अपने जीवन में किस रास्ते पे आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि भाई मूलांक भी इंपॉर्टेंट है और भाग्यांक भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मतलब मूलांक क्या बताता है? मूलांक बताता है कि आप क्या है, आपका नेचर क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, इस सब आपको
आपको मूलांक से पता लगेगा, पर्सनालिटी नंबर से पता लगेगा, मगर डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, आपको अपना प्रोफेशन, अपना काम किस डायरेक्शन में चुनना चाहिए, ये आपको डेस्टिनी नंबर बताता है। अगर आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से काम करें तो आप अपने जीवन में ज्यादा नाम और ज्यादा शोहरत और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इसलिए डेस्टिनी नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पर्सनालिटी नंबर की ज्यादा नहीं है, पर्सनालिटी नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मगर डेस्टिनी नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अब कई बार लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे कि मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास ये नंबर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। बस आप उन्हें इतना बता दीजिए कि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। फिर आप देखिए उनके सवाल, इतने सवाल उनके रहेंगे कि सर मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या खराब है। मुझे, मैं आपको अपने एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मूलांक और भाग्यांक की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो एज अ टीचर किया था। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, ठीक है, और बहुत साल हो गए मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए। 2008 के आसपास मैंने शुरू किया था, पहले कोचिंग, उसके बाद स्कूल, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स, इसमें मैंने ज्वाइन किया। मगर मैं एक चीज जो कई बार मैं इससे दुखी रहता था, और दुखी ये रहता था कि मेरी जॉब बार बार चली जाती थी, जॉब स्टेबल नहीं थी। जब जॉब स्टेबल नहीं थी तो मुझे ये समझ नहीं आता था, मैं पूरा मन लगा के मेहनत से काम करता था, ठीक है, कभी 1 साल में नौकरी चली गई, कभी 2 साल में नौकरी चली गई, और कुछ तो कंपनियां ही बंद हो गई। तो पॉइंट इज, जब मुझे न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मुझे नौकरी नहीं करना है, नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, तो आज से आप ये नोट कर लें कि जिस भी व्यक्ति का आप में से भाग्यांक 1 आया है, आपने मूलांक निकाला होगा, आपने भाग्यांक भी निकाला होगा, भैया अपना अपना निकाल के रखो, ठीक है, सबको पता होना चाहिए मूलांक और भाग्यांक क्या है। जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 1 आया है वो $1,000,000 एडवाइस अपनी कॉपी में लिख ले, जिसका भी भाग्यांक 1 आया, कि बेटा तुम्हारा जन्म इस धरती पे नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए हुआ है। ये लिख लो। अगर आज के बाद किसी भी व्यक्ति की आप मूलांक या भाग्यांक, पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर निकाल रहे हैं और उसका डेस्टिनी अगर 1 आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसे पहली सलाह देंगे कि बेटा नौकरी ढूंढने के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। कुछ ऐसा एजुकेशन, ऐसी लाइन जरूर चुनो, पढ़ो, जिससे तुम और लोगों को नौकरी दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग अगर अपना काम करें उनके लिए बहुत अच्छा है, वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में, जिनका भाग्यांक 1 है। ठीक है, तो 1 नंबर बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरा एक और लिखो, $1,000,000 एडवाइस। अब मान लो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका भाग्यांक 5 आया है, कोई है? अच्छा, कितने लोगों का भाग्यांक 1 है? जरा रेज हैंड रेज करें जरा। भाग्यांक 1 है किसी का? ऐसे नहीं करते विक्रमादित्य सर, जूम में कैसे करते हैं वैसे कीजिए। किसका भाग्यांक 1 आया है? एक, दो, दो ही लोगों का भाग्यांक 1 है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैंड रेज कीजिए जिसका आया है। कोई बात नहीं, चलिए 2 लोग हैं, पटेल साहब हैं और पराशर जी हैं। ठीक है, चलो मैं अपना भी कर लेता हूं, मेरा भी भाग्यांक 1 ही है। तो भाई ये 3 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका भाग्यांक 1 है इस क्लास में। इसका मतलब क्या है? हम तीनों के लिए, मतलब ये वो लाइन है जो मेरे टीचर ने पहले दिन मुझे पढ़ाया था, ठीक है, कि भैया जिसका भाग्यांक 1 है वो नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसका काम क्या है? ऐसे चीजों को डेवलप करना जहां, जैसे जिससे वो दूसरे आदमी को, दूसरे लोगों को नौकरी दे सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाग्यांक 1 बहुत अच्छा है। दूसरा, किसी का भाग्यांक 5 है,
चेक कीजिए, किसी का 5 आया है? ये 1 वाले नीचे कर लो हाथ अपना। 5 किसी का नहीं है? अरे भाई, चलिए, निशा जी मनवानी जी कह रही है इनका है। संदीप पराशर जी आपका तो 1 है, तो आप नीचे कर लीजिए। निशा जी का भाग्यांक 5 आया है, ठीक है। तो जिसका भाग्यांक 5 है उसको क्या मिलियन डॉलर एडवाइस देंगे? भाई आपका जन्म बिजनेस करने के लिए ही हुआ है, नौकरी करने के लिए नहीं, बिजनेस। यानी कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं भाई साहब, ये मिट्टी बेच दें। नंबर 5 वाले, जिनका भाग्यांक नंबर 5 है, ऐसा आदमी किसी भी बिजनेस में चला जाए। मैं तो कह रहा हूं सब्जी का ठेला लेके सब्जी बेचना शुरू कर दे, फिर आप देखिए उसके जीवन में परिवर्तन। ठीक है, तो 1 और 5 बहुत अच्छी डेस्टिनी है, बाकी 3 भी अच्छी है, 6 भी अच्छी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखो पर्सनालिटी नंबर 1, यानी कि जो व्यक्ति पर्सनालिटी नंबर 1 वाला है, उसके अंदर आपको क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां देखने को मिल सकती हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। आगे पढ़ाऊंगा 2 कैसा, ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तो लिखो मूलांक 1, यानी मूलांक 1 या पर्सनालिटी नंबर 1। अब वो व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 है, ठीक है, चलो पर्सनालिटी नंबर 1 है किसी का? कोई है जिसका मूलांक 1 है? एक भी नहीं है? अरे चलो कोई बात नहीं। अब मूलांक 1 यानी कि पर्सनालिटी नंबर 1 किन लोगों का होगा? जो 1 तारीख को पैदा हुए होंगे, 10 तारीख को पैदा हुए होंगे, 19 तारीख को पैदा हुए होंगे, या 28 तारीख को पैदा हुए होंगे। ये 4 डेट्स हैं जिसपे मूलांक 1 मिलता है, पर्सनालिटी नंबर 1 आता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 है, तो वो कैसा होगा? लिखिए, दे आर बॉर्न लीडर्स। मतलब ऐसे लोग भैया लीडर हैं, पैदाइशी लीडर हैं ये। दे आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है, बॉर्न लीडर्स। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी। ऐसा आदमी जिसका मूलांक 1 है, वो बॉर्न लीडर है। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे मिलेंगे, चीजों को मैनेज कर पाएगा अच्छे से, कहने का मतलब यह है। पंक्चुअल होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज, अथॉरिटेटिव नेचर होगा, क्योंकि नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जो है वो जिस प्लैनेट से कनेक्टेड है, उस प्लैनेट को सन कहते हैं। तो नंबर 1 का जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो क्या है? सन है। तो जैसा सन है वैसा ही नंबर 1 वाला होगा, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होगी सन की। ठीक है, तो सूर्य की तरह रहेगा। तो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, बॉर्न लीडर, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, दूसरा, अब आप इसको कैसे लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर मैं आपको समझाता हूं ये लोग कैसे होंगे। सबसे पहले, इनकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव होगी, बहुत इंप्रेसिव इनकी पर्सनैलिटी होगी नंबर 1 वालों की। बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। पर्सनैलिटी इंप्रेसिव, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, और हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दूसरों को सलाह देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। ठीक है, और खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसे लोग हैं नंबर 1। दे आर बॉर्न लीडर्स, मतलब हमेशा इनका जो एटीट्यूड रहेगा, इनका जो नेचर रहेगा, वो नेचर रहेगा हम भी आगे बढ़ेंगे और तुम भी आगे बढ़ो। ये ऐसा इनका नेचर रहेगा। ठीक है, ये जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे,
ये जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे उस कंपनी के लिए बहुत लॉयल रहेंगे। जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे उसके लिए बहुत लॉयल रहेंगे। फैमिली के लिए भी लॉयल रहेंगे। फैमिली के लिए भी लॉयल रहेंगे। दूसरों की मदद करना इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनका सर्कल बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका सर्कल, यानी कि पहले 10 लोग जानने वाले थे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका सर्कल बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिख लो। ऐसे लोग जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है, ऐसे लोग पहले तो गोल डिसाइड करेंगे कि मेरा ये गोल है, और उसको हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। नंबर 1 वाले पहले गोल डिसाइड करेंगे, मेरा ये गोल है, और उस गोल को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। ठीक है, मतलब ये हार नहीं मानेंगे। दे नेवर क्विट। ये नहीं हार मानेंगे। जब जो इन्हें ठान लिया भाई साहब इन्हें करना ही करना है, वो ये हार मारने वाली पर्सनालिटी है ही नहीं। ठीक है, अब हालांकि ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, मगर ये मेरा अनुभव है। मैंने किसी का सुना है, किसी से बात की है, किसी के बारे में सुना है तो उसने बताया है। एक व्यक्ति जिनके बारे में एक लाइन में कहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन में एक बार कहा था कि मैं ये नहीं सोचता हूं कि डिसीजन सही है कि डिसीजन गलत है। मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर उस डिसीजन को सही साबित करता हूं। पता है बात किसने कही है? रतन टाटा। किसने कही है? रतन टाटा। रतन टाटा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये बात कही है कि मैं ये नहीं सोचता कि डिसीजन सही है कि डिसीजन गलत है। मैं पहले डिसीजन लेता हूं, उसके बाद उस डिसीजन को सही साबित करता हूं। और ये बात उन्होंने तब कही थी जब टाटा मोटर्स ने ये जो खरीदा ना, जैगुआर और लैंड रोवर। आपको पता रतन टाटा का पर्सनालिटी नंबर 1 है। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो वो 28 को पैदा हुए हैं। 28। तो ये जो बात उन्होंने कही ना, ये बात आपको नंबर 1 वालों के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। कि ये बाद में सोचेंगे कि डिसीजन क्या होगा, अच्छा लिया बुरा लिया। भाई पहले डिसीजन लेंगे और उसको मरते दम तक सही साबित कर देंगे कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही है। अगर आप में से किसी की भी पर्सनालिटी नंबर 1 है तो आप ऊपर वाले को आज थैंक यू जरूर बोल देना। बहुत अच्छे नंबर पे पैदा किया है आपको। और अगर डेस्टिनी नंबर 1 है तो उसको डबल थैंक यू बोल देना। ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर है। उसके साथ साथ हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 होता है, डेस्टिनी नहीं पर्सनालिटी, जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 होता है, ऐसे लोगों के जीवन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। राइज करेंगे फिर फॉल हो जाएगा, फिर राइज करेंगे फिर फॉल हो जाएगा, फिर राइज करेंगे फिर फॉल हो जाएगा। मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता ही रहेगा। ये नंबर 1 के साथ आपको दिखेगा लाइफ में। अप डाउन कभी अच्छा
कभी डाउनफॉल, फिर अच्छा, फिर डाउनफॉल। ठीक है, अब इसमें रोल किसका आ जाता है? अगर यहां पे डेस्टिनी अच्छी आ जाए तो ऐसा आदमी इस फेज से निकल के फिर राइज करता है। अगर डेस्टिनी खराब आ जाए तो बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ जाते हैं। तो यहां पर डेस्टिनी का रोल आ जाता है कि अप डाउन तो चलेगा, स्टार्टिंग का जीवन अप डाउन चलेगा, ठीक है, मगर अगर डेस्टिनी अच्छी आ गई तो ये अप डाउन करके राइज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक सन, ऑब्वियसली जस्ट लाइक सन। ठीक है, सन है, नंबर वन सन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर डेस्टिनी खराब आ गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा रोल है, मगर अप डाउन दिखेगा आपको इनके जीवन में, अप डाउन दिखेगा। ऐसे लोग यूनिक और क्रिएटिव होते हैं जिनका पर्सनालिटी नंबर वन है। ऐसे लोग यूनिक और क्रिएटिव होते हैं। उसके साथ मतलब आप ये समझ लीजिए, अब आप इसको फेस, आप जब मैं पढ़ाता जाऊंगा ना तो रिलेट करना, जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलना, बात करना, रिलेट करोगे आप। नंबर वन वाला आदमी जिसका पर्सनालिटी नंबर वन है, जब ये बोलना शुरू करेगा तो बाकी सारे नंबर्स इसकी बात को सुनेंगे। ये नंबर वन की क्वालिटी है। मतलब जब ये अगर आपको कोई नंबर वन वाला डंप मिल रहा है ना, जिसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है या बहुत कमजोर है, बोलना ही नहीं आता, समझ लो उसका सन खराब है। अब ये सन खराब कैसे होगा, ये पढ़ाऊंगा। ये सारी क्वालिटीज वन वालों में नहीं मिलेंगी, कुछ गायब भी हैं। गायब है इसका मतलब सन खराब है, अगर दिख रही है तो इसका मतलब सन अच्छा है। सिंपल। मैं कह रहा हूं लीडर है, मैं कह रहा हूं पंक्चुअल है, मैं कह रहा हूं डिसिप्लिन्ड है, मैं कह रहा हूं अथॉरिटेटिव है, दूसरों को भी बढ़ाएगा, आगे भी बढ़ेगा, फैमिली कंपनी के लिए लॉयल है। अगर ये क्वालिटीज आपको नहीं दिख रही उसके अंदर तो समझ जाओ भाई इसका मतलब इसका सन इसके चार्ट में खराब है। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे होता है। तो अप डाउन मिलेगा, यूनिक क्रिएटिव। अच्छा, अगर आप किसी भी पर्सनालिटी नंबर वन को जानते हैं जिनका मूलांक वन है, ठीक है, उनके साथ आप कभी भी बटरिंग मत कीजिएगा, मत कीजिएगा कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। है ना? अब आपको पता है ना मेरा पर्सनालिटी नंबर वन है। आई हेट बटरिंग। मुझे कुछ चापलूसी करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो द पॉइंट इज, ये जो लाइन मैंने पढ़ी थी ये मेरे मुझ पे बिल्कुल एप्लीकेबल होती है। आई हेट बटरिंग। बटरिंग मत करो, क्वालिटी दिखाओ, काबिलियत दिखाओ। बटरिंग बटरिंग नहीं समझ में आती। तो द पॉइंट इज, नंबर वन, पर्सनालिटी नंबर वन को ना तो बटरिंग करता है, इसलिए नौकरी चली भी जाती है कई बार उस बेचारे की। बटरिंग करना उसे पसंद नहीं है, तलवे चाटना पसंद नहीं है, राजा है ना वो। तो द पॉइंट इज, नौकरी चली जाती कई बार, हम झुकेंगे नहीं, वो कहते हैं ना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो वाला एटीट्यूड है। ठीक है, तो द पॉइंट इज, बटरिंग ना पसंद है ना करेगा। अब इनको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है जो सुधारनी है, हालांकि नंबर वन बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, मगर इनको अपनी कुछ परेशानियों, कुछ प्रॉब्लम पे काम करना है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि नंबर वन वालों के अंदर आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको एरोगेंस मिलेगा। एरोगेंस, ईगो, ये मिलेगा ही मिलेगा नंबर वन वाले को अंदर। एरोगेंस, अबे तू कौन होता है भाई समझाने वाला मुझे, ऐसा एटीट्यूड। तू कौन होता है भाई समझाने वाला मुझे, ये नंबर वन के अंदर मिलेगा आपको। तो क्या बोलना है उसको, क्या सजेशन देना है? भाई ये गुस्सा थोड़ा कम रखना है ईगो थोड़ा कम रखना है, मुझे मत सिखाओ। ये एटीट्यूड रहता है नंबर वन वालों का, मुझे मत सिखाओ। तो ये चीजें भाई, ये खराब एस्पेक्ट है ना, दूसरे की सुन लो, प्रॉब्लम क्या है? मगर ना भाई, हम तो अपने तरीके से काम करना हमको अच्छा लगता है सर, ये बोलेगा नंबर वन। ठीक है, तो ये परेशानी हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। तो ये थोड़ा सा उनको बोलो भाई कि अवॉइड करो। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जीवन का जो करियर का ग्राफ रहा है, वो इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत बार मेरी जॉब गई है, क्योंकि मैं फोकस करता था हमेशा इस बात पे कि मुझे पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है,
पर कई बार मेरा बॉस मुझे ऐसे काम करने के लिए बोलता था जो नागवार था मेरे लिए, और इसी वजह से नौकरी चली जाती थी। तो पॉइंट इज, नंबर वन के अंदर क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी अगर नंबर वन में मिल रही है ना, तो फिर समझ लो उसका सूर्य खराब है। सूर्य खराब है अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कई बार कॉन्फिडेंस छोड़ो, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस नहीं, नंबर वन वालों के अंदर आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा। कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रिस्क ले लेते हैं, है ना, और कई बार उसमें नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करना है नंबर वन वालों को क्या सजेशन देना, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो मत करो। ठीक है, एक और सजेशन क्या दे सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो। नंबर वन वालों को, नंबर वन क्या है, राजा है, आगे पढ़ाऊंगा, पूरी फैमिली पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो उससे बोलो नंबर वन वाले से, यार आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में मत पढ़ो यार, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में मत पढ़ो, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। अपने नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। नंबर वन वालों को सजेशन देंगे, अपने नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड बनाओ भाई, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। इनसे होगा नहीं, आसान नहीं है इनके लिए, मगर सजेशन तो दे ही सकते हैं ना। अगर आप में से जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, जिसकी भी शादी हो गई है, आपको आज अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकालना है। ठीक है, अगर आपकी वाइफ का मूलांक वन है, अब कुछ ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है, भाई पता होना चाहिए, ये तो बात गलत है, बर्थडे कब आता है ये तो पता ही होना चाहिए। अब अगर पता है आपको, तो क्या करना है, मूलांक और भाग्यांक चेक कर लीजिए। अगर आपके पार्टनर का, मतलब जो वाइफ है आपकी, अगर उसका मूलांक वन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी जो पार्टनर है अगर उसका मूलांक वन है, और ये लेडीज पे एप्लीकेबल होगा, जेंट्स पे नहीं होगा, तो अगर कोई लेडी है उसका मूलांक वन है, तो ऐसी लेडी की सलाह अगर उसका पति मान ले तो पति के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जिसकी पत्नी का मूलांक वन है और वो उसकी पत्नी उसको कोई सलाह दे, तो वो सलाह जरूर मान ले, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे पत्नियों की सलाह तो वैसे ही मान लेनी चाहिए वो तो कॉमन है, मगर अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी का मूलांक वन है, तो भाई उनकी सलाह को वैल्यू करना, उनकी बात मान लेना। जिन भी लड़कियों का या महिलाओं का मूलांक वन है, उनके जीवन का जो अच्छा टाइम पीरियड होता है वो 25 साल से 44 साल, मतलब 25 ईयर से 44 ईयर्स, ये जो टाइम पीरियड है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिन जिन लड़कियों का मूलांक वन होता है या जिन औरतों का मूलांक वन होता है, उनके लिए जो अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड है वो 25 साल से 44 साल, 25 से 44 बहुत अच्छा है। बट इनको एक हम सजेशन दे सकते हैं कि जब आपकी उम्र 55 क्रॉस हो जाए, महिलाओं को बोल देना, जब उनकी उम्र 55 क्रॉस हो जाए तो प्लीज अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, महिलाओं को। ठीक है, 55 से ऊपर उम्र चली जाए तो प्लीज अपनी हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ये आप फीमेल्स को कह सकते हैं। अब आ जाओ मेन की बारी। अगर मेन है जो मूलांक वन है, अगर कोई आदमी है उसका मूलांक वन है, तो अभी तक मैंने सारा लिखाया, अच्छा ये सारी क्वालिटी आपको वुमेन्स में भी दिखेगी, ऐसी बात नहीं है, बस वुमेन्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। आपको आदमी फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगा, जिसका मूलांक वन है ना, वो आदमी फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगा आपको उतना। वो कहेगा मेरे हिसाब से एडजस्ट करो, मैं तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करूंगा, ये नंबर वन वाले का एटीट्यूड है। ठीक है, तो उस केस में जो आदमी है ना जिसका मूलांक वन है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, कोई दिक्कत नहीं, बट द पॉइंट इज
ऐसे लोगों का जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है, इनका अफेयर मिलेगा आपको 50 से 55 की एज में, मतलब 50 से 55 ये जो एज है, इसमें जो मूलांक 1 वाले हैं, पर्सनालिटी नंबर 1, डेस्टिनी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पढ़ा रहा हूं अभी मूलांक चल रहा है, डेस्टिनी बाद में आएगा। तो उस केस में मूलांक नंबर 1 आप देखेंगे 50 से 55 साल की उम्र में इनका अफेयर होगा। ठीक है, क्यों होगा अफेयर, क्यों होगा, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है, हम सभी आदमी लोग इस बात से सहमत करेंगे और शायद महिलाएं भी इस बात को मानेंगी कि कोई भी महिला अपने जीवन में, तो क्या बोलते हैं उसको, फुद्दू बुद्दू आदमी नहीं चाहती। सिंपल। हर महिला को अपना आदमी अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट चाहिए होता है। क्लियर? और मैंने आपसे क्या बोला, नंबर 1 वाले के अंदर आपको सारी क्वालिटीज मिलेंगी, सारी क्वालिटीज मिलेंगी। उस केस में बहुत सारी, जिनका मूलांक 1 है भाई, जिनका भी, इनके जीवन में एक दो महिला हो, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये 3-4 महिलाएं भी इनके साथ रहेंगी, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ अफेयर रहेगा, ऐसा मत सोचिए, मगर इनको मतलब ऑपोजिट सेक्स इनको बहुत अट्रैक्ट करता है बहुत जल्दी। तो इसलिए नंबर 1 वाला जो व्यक्ति है, वो 50 साल 55 साल की उम्र में, भाई उस समय अफेयर कोई सोच भी सकता है? बाकी सारे नंबर तो पड़े होंगे साइड में इधर उधर, अरे मेरा घुटना नहीं चल रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा, मेरा कमर में दर्द है। ठीक है, द पॉइंट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ना, तो ऑपोजिट सेक्स जो है वो अट्रैक्ट तो होगा। बोलने में बढ़िया, कॉन्फिडेंट बंदा, गोल है जीवन में, कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, ये नहीं पता ही नहीं जीवन कहां चल रहा है, क्या कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मेजर पॉसिबिलिटी है कि 50 से 55 की उम्र में इनको अफेयर दिखता है। उसके साथ साथ जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है, ऐसे लोगों को हार्ट यानी कि दिल 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 हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा देखी गई हैं। जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, उनको हार्ट से रिलेटेड, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी से रिलेटेड समस्या, आई प्रॉब्लम। अब आप देखिए, मैं चश्मा चढ़ा ही रखा है, मैंने चश्मा लगाई है मेरे, तो आई प्रॉब्लम, ठीक है, हेडेक, सर में दर्द होना, या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम यानी कि पेशाब करने में दिक्कत होना, ये सारी परेशानियां मूलांक 1 में देखी गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारी हो जाएंगी, ठीक है, मगर इन इधर इसमें से प्रोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, क्या पता क्या बोलेंगे, सर मेरा तो मूलांक 1 है, मुझे पेशाब करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बोलेंगे ऐसा। ठीक है, उनको क्या आंसर करना है, उनको आंसर करना है, एक बात बताओ, तुमने सिगरेट के ऊपर लिखा है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बोलेगा हाँ सर पढ़ा है। तो बोले एक बात बता, कितने ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पी के कैंसर हो ही जाता है उनको? उनसे पूछना है बात, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिगरेट पी के कैंसर हो ही जाता है, कहीं प्रूफ है इसका? तो बोलेगा सर प्रूफ तो नहीं है। फिर ये लिखा कैसे? गवर्नमेंट ने ये लिखने को क्यों बोला? इसलिए बोला भाई क्योंकि 10 लोगों ने सिगरेट पी, 5 से 6 लोगों को कैंसर हो गया। क्या सबको होता है कैंसर? नहीं ना। क्या सब अस्पताल में भर्ती हो सिगरेट पी रहे हैं? नहीं ना। द पॉइंट इज, भैया जो मेडिसिन हम खाते हैं, अगर वो मेडिसिन 50 से 60% एक्यूरेट है तो उसे गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। 100% तो सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं है 100%। मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जितना अभी तक मैंने आपको नंबर 1 वाले के लिए लिखाया है, आधी से ज्यादा चीजें नंबर 1 के जीवन में मिलेंगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं खुद नंबर 1 हूं, तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था यार मेरे बारे में मेरे सर को कैसे पता है। मैं भी बहुत नॉन एडजस्टिंग आदमी हूं, मैं अपनी फैमिली को कहता हूं कि मेरे हिसाब से चल, बट अब तो मैं बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया ऐसे पढ़ पढ़ के, पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो द पॉइंट इज कि भैया नंबर 1 वालों के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको लिखाया है, इस तरीके की समस्याएं या अच्छाइयां, अच्छाइयां ज्यादा हैं 1 में, अच्छाइयां ज्यादा हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आएगी 2 में, 4 में,
8 में, 7 में, प्रॉब्लम वहां है। 1 तो अच्छा नंबर है, ठीक है। तो 1 वालों को क्या सजेशन दो, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ, दूसरे की बात सुन लो, ठीक है, और थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने ईगो पे कंट्रोल करो, बस। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब इनको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, लिखो। नंबर 1 वालों को कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमेशा याद रखना, मैं पहले दिन बता देता हूं, लास्ट तक याद रखना, ठीक है। जब भी मैं प्रोफेशन बोलूं ना कि कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमेशा डेस्टिनी देखना, पर्सनालिटी नहीं। पर्सनालिटी नहीं। जब प्रोफेशन डिसाइड करते हैं तो डेस्टिनी देखते हैं, पर्सनालिटी नहीं देखते, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका डेस्टिनी 1 है, उनका प्रोफेशन क्या होगा, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो जिनका डेस्टिनी 1 है उनका प्रोफेशन क्या होगा। अभी मैंने क्या बोला, डेस्टिनी नंबर अगर 1 है तो नौकरी के लिए के पीछे मत भागो, नौकरी के लिए तुम बने नहीं हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, सबसे पहले ऐसे लोग लीडरशिप रोल में जाने चाहिए, जिनका भी डेस्टिनी 1 है। ऐसे लोगों को लीडरशिप, मतलब जहां पर 1000, 2000, 5000 लोगों को केटर करना हो, वहां पर आपको डेस्टिनी नंबर 1 को भेजना है, ठीक है। उसको वो रोल रहेगा, जैसे होता है ना कि एक ग्रुप रहता है, ग्रुप का लीडर कौन होगा, तो वो लीडर वो होगा जिसका डेस्टिनी नंबर 1 होगा, उसको लीडर बनाना चाहिए। दूसरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजर, या फिर सबसे अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयड, मगर वो डेस्टिनी नंबर 1 होना चाहिए, पर्सनैलिटी नहीं, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस बहुत अच्छा, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे, वो पॉलिटिशियन बहुत बढ़िया है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं जिनका डेस्टिनी नंबर बना रहा है या पर्सनालिटी नंबर भी 1 है, बहुत अच्छा। मगर हमेशा प्रोफेशन डेस्टिनी से देखना, पर्सनालिटी से नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा, पॉलिटिशियन बहुत अच्छा, मेडिसिन की लाइन भी बहुत अच्छी है, दवाइयों का काम बहुत अच्छा, डेस्टिनी नंबर 1, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपना काम करें, अच्छा रहेगा। बस अपनी ईगो वीगो को थोड़ा साइड कर ले, गुस्से को कंट्रोल कर ले, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, बस इतना करना है नंबर 1 वालों को, ठीक है। अब इनको रेमेडी के तौर पर क्या दे सकते हैं, लिखो रेमेडी। नंबर 1 वालों को रेमेडी क्या दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो मैंने खुद फॉलो की है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, पहली रेमेडी है कि इन लोगों को जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 1 है, ऐसे लोगों को जैसे ही रात होती है, यानी कि शाम का समय हो गया या सूरज ढल गया, तो इनको बोलो आपको खाना नहीं खाना है, इनको खाना दिन दिन में खा लेना है। मतलब जब तक सूरज है तब तक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सूरज गया, जैसे ही सन गया, वैसे ही आपको अपने पेट में खाना नहीं डालना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है डेस्टिनी नंबर 1, सॉरी पर्सनालिटी नंबर 1 के लिए। अवॉइड डिनर्स लेट, वो ऐसा कर लो, अवॉइड लेट नाइट डिनर, ऐसे लिखो, अवॉइड लेट नाइट डिनर। दूसरा, ऐसे लोगों को जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है, इनको संडे के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 1 है, ऐसे लोगों को संडे के दिन नमक अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, आप देखिए ना, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, ये सब नंबर 1 में बहुत ज्यादा दिखती है, क्योंकि नंबर 1 क्या है, सन, सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है। तो उस केस में मसाले या ऐसे नमक, भैया 1 वालों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो इन जनरल सभी करें तो अच्छा, मगर अगर स्पेसिफिकली आप नंबर 1 से रूल हो रहे हैं, तो भैया आप अपने खाने में नमक थोड़ा कम ही खाएं, ठीक है। और लेट नाइट डिनर मत मत करें, नहीं नहीं, सेंधा वेंधा कुछ भी, नमक नमक होता है, ठीक है, तो अवॉइड कीजिए उसको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 1 अच्छा नंबर है, ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 1,
मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूं, अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है, आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा नहीं हुए हो, है ना, तो अलग बात है। मगर अगर इन डेट्स पे आप पैदा हुए हो और आप कामयाब नहीं हो, तो आपने एक बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ बर्बाद की है। अगर आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, ये 4 डेट्स में पैदा हुए हो और आप कामयाब नहीं हो अपने फील्ड में, इसका मतलब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बर्बाद किया है। ठीक है। तो हाँ, ये नमक जो है संडे, नमक संडे को नहीं खाना है, बाकी दिन खाइए, कम खाइए, मगर संडे को तो बिल्कुल नहीं खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नंबर 2, पर्सनैलिटी नंबर 2। अब भाई जिनका मूलांक कितना होगा? 2 होगा, 2 होगा। अब वन को हम किससे रिलेट करते हैं? सन से। वन क्या है? सन है। ठीक है। 2 क्या है? मून है। नंबर 2 क्या है? मून है, चंद्रमा। नंबर 2 इज मून। अब नंबर 2 अगर मून है, तो ऐसे लोग कौन सी डेट को पैदा होंगे जिनका मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर 2 होगा? 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, 29। 2, 11, 20 और 29, ये 4 डेट्स हैं जिसमें हम अगर किसी बच्चे को देखेंगे तो उसका मूलांक 2 होगा, पर्सनैलिटी नंबर 2 होगा। ठीक है। हमेशा मैं इस बात को कहते हुए मिलूंगा पूरे 6 महीने, ऐसा नहीं है मैं आज ही कहूंगा, 6 महीने कहूंगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी या डेस्टिनी में 2, 4, 8 आ गया, 2, 4 या 8 आ गया, तो आपको ऊपर वाले ने ऐसा समझ लीजिए कि गैस जलाई है, उस पर तवा रखा है और तवे पे आपको बिठा दिया है। अगर आपके मूलांक में या आपके भाग्यांक में, और मैं बता रहा हूं, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे पास क्लाइंट्स का फीडबैक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मतलब 2, 4, 8 वाला जीवन में वो झेलता है जो बाकी नंबर्स नहीं झेलते। मैंने क्या बोला? भगवान जब आपको धरती पे भेज रहा था ना, तो उसने क्या किया? गैस जलाई, उस पर तवा रखा और तवे पे आपको बिठा दिया, बिना कपड़े के, बिना कपड़े बैठे हैं आप तवे पे। जैसे जैसे तवा बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में भाई साहब चैलेंजेस, नेक्स्ट लेवल चैलेंजेस। 2, 4, 8। और मेरी बात पे यकीन नहीं है, 15-20 लोगों की रिसर्च कर लो अपने घर में, 2, 4, 8 वालों को स्टडी करो एक बार जरा, समझ में आ जाएगा भाई साहब 2, 4, 8 वाला आदमी क्या झेलता है। और ज्यादा कौन झेलेगा? जिसका मूलांक 2, भाग्यांक 4। जिसका मूलांक 4, भाग्यांक 2, घबराओ मत, डरो मत, मगर सच्चाई तो यही है। ठीक है। तो दुआ करो कि कम से कम अगर मूलांक में 2, 4, 8 है, तो भाग्यांक में कोई अच्छा नंबर आ जाए। ठीक। या मूलांक में अच्छा नंबर है तो भाग्यांक में 2, 4, 8 ना आए, यही दुआ करो। ठीक है। अब जिसका मूलांक 2 होगा, वो कौन सी तारीख को पैदा हुआ होगा? 2 तारीख को हुआ होगा, 11 तारीख को हुआ होगा, 20 तारीख को हुआ होगा या 29 तारीख को पैदा हुआ होगा। महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, मूलांक तो यही है। अब ऐसे लोगों के बारे में अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है? बुराई नहीं कहेंगे, कुछ चीजों पे उन्हें काम करना पड़ेगा। अगर आप, जैसे मैंने क्या बोला, वन वाला आदमी क्या है? सन है। सन क्या है? गर्म है। ठीक है। आप वन वाले को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे हेट कर सकते हो, आप उसे गालियां दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वन वाले को पर्सनालिटी ही ऐसी है। मगर नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? मून है। मुझे एक बात बताओ, इतनी साइंस हमने पढ़ी है ना, क्या मून के पास अपनी लाइट है? बताओ, क्या मून के पास अपनी लाइट है? नहीं है ना। तो जब मून के पास लाइट नहीं है तो क्या होगा? अंधेरा।
जब मून के पास अपनी लाइट ही नहीं है तो क्या होगा? अंधेरा। तो जब अंधेरा होगा तो उस अंधेरे के लिए उजाले में कन्वर्ट करने के लिए मून किसको ढूंढेगा? सन को ढूंढेगा। ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? सन को ढूंढेगा। इसका मतलब नंबर 2 की पर्सनालिटी क्या है? डिपेंडेंट आदमी या औरत। या तो डिपेंडेंट आदमी या डिपेंडेंट औरत। इसका मतलब नंबर 2 वाले जो लोग हैं, इनको अपने जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए ही चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए। अगर इनके जीवन में स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं मिला, पता लगा ये खुद 2 वाले हैं, शादी भी 2 वाले से कर ली, ले बेटा हो गया बेड़ा गर्क, कि तुम भी डूबो हम भी डूब रहे, तुम भी डिप्रेशन में रहो हम भी डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज, अब ये सब चीजें मैं तब सिखाऊंगा जब वो पढ़ेंगे, जब मैरिज करते हैं ना, मैरिज कंपैटिबिलिटी आएगा आगे, कि जब शादी करने के लिए डिसाइड करें कि किससे करनी है, तो वहां पर ये चीजें बहुत देखने पड़ती है कि किससे शादी करें, किससे पार्टनरशिप करें। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से। नंबर 2 की अच्छी बात क्या है? नंबर 2 फैमिली का नंबर है। नंबर 2 फैमिली का नंबर है, परिवार का नंबर है। मैं तो कहता हूं नंबर 2 वाले फीमेल्स तो चलो जो इमोशनल है वो तो ही है, नंबर 2 का आप मेल देख लेना एक बार। जो मेल भी होगा ना नंबर 2 का, वो भी फीमेल जैसा ही होगा। उसकी बात करने का तरीका, परिवार में इन्वॉल्व रहने का तरीका दिखेगा आपको, उसके नेचर में दिखेगा। अपनी मम्मी से बहुत अटैच, मेजरली अटैच। ठीक है, नंबर 2 वाला। नंबर 2 वाला जो व्यक्ति है, उसको देखकर आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मून को देख के गुस्सा नहीं आता ना। मून को देख के गुस्सा कहां आता है? सुकून मिलता है ना। तो नंबर 2 वाले की शक्ल देख लो आप, ज्यादातर जितने भी नंबर 2 मुझे मिले आज तक जीवन में, सारे क्यूट दिखते हैं, सारे नंबर 2 वाले क्यूट होते हैं। वो उनकी शक्ल देख, उनके बोलने का तरीका क्यूट रहेगा, देखने में भी क्यूट रहेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कितना भी भद्दा दिखेगा ना, तो अपनी फैमिली में सबसे क्यूट वही दिखेगा, नंबर 2 वाला। उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो प्लीजेंट लोग हैं, इनसे बात करके ना अच्छा लगता है नंबर 2 वालों से। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर पर्सनालिटी नंबर 1 एक पिता है और पर्सनालिटी नंबर 2 एक पिता है, तो दोनों पिता में फर्क पता क्या होगा? पर्सनालिटी नंबर 1 वाला जो पिता है, वो अपने बच्चे से कहेगा उठ नहीं रहा, जल्दी उठो स्कूल जाओ, ये पर्सनालिटी नंबर 1 बोलेगा। पर्सनालिटी नंबर 2 कैसे बोलेगा? ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, उठ जा, स्कूल नहीं जाएगा। ओ इतना प्यार भाई साहब, इतनी मोहब्बत, मतलब इतना प्यार से बात करते हैं ना पर्सनालिटी नंबर 2 वाले। आप भाई तुम बोलते हो हम सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। बातूनी होंगे, प्लीजेंट पर्सनालिटी, हैप्पी फील, अच्छा, इनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। पर्सनालिटी नंबर 2 बात करके अच्छा लगेगा। मैग्नेटिक ऑरा, सपोर्टिव नेचर, मतलब फैमिली के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब आपको नंबर 2 में मिलेगा। आसान भाषा में फैमिली ओरिएंटेड लोग, फैमिली ओरिएंटेड लोग। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 2, ये कई बार ना सामने वाले को नो नहीं कह पाएंगे। कई बार इनका मन करेगा कि मैं मना कर दूं इस काम को, मगर इनके मुंह से निकलेगा नहीं। पर्सनालिटी नंबर 2, ठीक है चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 2 नो नहीं निकलेगा इनके उनके मुंह से। ये लोग बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं। पर्सनालिटी नंबर 2 वाले बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं मिलेंगे आपको। इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है, नंबर 11। 11 यानी कि 11 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है, वो फिजिकली स्ट्रांग सबसे ज्यादा होगा। 2, 20 और 29 का कंपैरिजन करें तो 11 वाला आदमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि 2 सन को मिलके मून बन रहा है, तो वो फिजिकली स्ट्रांग आपको ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू 2, 20 और 29। ठीक है, तो 11 नंबर वाला ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा फिजिकली। इनके लिए कहा जाएगा भाई ये लोग पार्टनरशिप में काम करें, अकेले नहीं। ये अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। इनको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए, लोग चाहिए।
जो इनको मोटिवेट करते रहें। ठीक है, तो पार्टनरशिप में काम करें, अच्छा रहेगा। सुपरविजन में काम करें, अच्छा रहेगा। किसी के सुपरविजन में रहने चाहिए लोग, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप अच्छा है, सुपरविजन में काम करें, अच्छा रहेगा। एक चीज जो इनको बहुत परेशान करती है वो क्या है? वो प्रॉब्लम है इनके साथ इनका नेचर, इनका स्वभाव। कैसे? जैसे मून होता है ना, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स या मूड फ्लक्चुएट हो जाना, मूड बदल जाना, अभी कुछ थे अभी कुछ और है, ये नंबर 2 के साथ बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। मूड स्विंग्स की समस्या ये नंबर 2 में बहुत कॉमन देखा है मैंने। और जैसे जैसे चंद्रमा बड़ा होगा वैसे वैसे इनका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे चंद्रमा छोटा होगा वैसे वैसे इनका एक्साइटमेंट कम होगा। तो ये स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है, ये अपने डिसीजंस को फॉर्म नहीं रख पाएंगे। आज जो सोच रहे हैं पता नहीं वो कल करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये चैलेंज है इनके साथ। तो इनको एक ऐसा नंबर, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जीवन में जो इनको बीच बीच में सपोर्ट करता रहे, बीच बीच में इनको गाइड करता रहे, इनको याद दिलाता रहे कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, किस पे तुम काम कर सकते हो। ये नंबर 2 के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जब फुल मून होगा, जब पूरा चंद्रमा होता है ना, पूर्णिमा बोलते हैं उसको, जब फुल मून होगा तो नंबर 2 को घबराहट हो सकती है। जब फुल मून होगा तो नंबर 2, पर्सनालिटी नंबर 2 को घबराहट वाली फीलिंग हो सकती है। और उस दौरान जब फुल मून है यानी कि पूर्णमासी है, उस दिन नंबर 2 वाले ड्राइविंग ना करें। जिनका भी मूलांक 2 है, ऐसे लोग पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन ड्राइविंग ना करें। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट फुल मून के दिन ही होते हैं, तो अवॉइड कीजिए, ड्राइविंग अवॉइड कीजिए। इनके साथ ये बेचारे इस बात से बड़े दुखी रहेंगे कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आपका मूलांक 2 वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र है ना, तो बड़ा अच्छा मित्र है आपका, अच्छा जीवन में सपोर्ट मिलेगा। मगर इनको इस बात का बड़ा तकलीफ रहता है कि सर हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं मगर हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते। ये नंबर 2 वालों को बड़ा दुख रहता है जीवन में कि हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जब जरूरत होती है तो हम जो है वो आ जाते हैं, मदद कर देते हैं, मगर हमें सर जो फ्रेंड मिलने चाहिए, दोस्त मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिलते। तो ये दुख इनको थोड़ा सा रहेगा, परेशानी रहेगा। एक और चीज, इनकी मेमोरी यानी याददाश्त बहुत स्ट्रांग रहती है, बड़ी शार्प मेमोरी है नंबर 2 वालों की। इनके घर आप चले जाओ, ये बहुत अच्छे होस्ट हैं, मतलब आपको बड़े अच्छे से खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा, इनके घर चले जाओ, बहुत सम्मान देंगे आपको, बहुत अच्छा। मगर इनको क्या करना है? इनको एक चीज से बचना है, ठीक है, और वो क्या है? अगर इनके आसपास कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो इनको उससे जलन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। नंबर 2 जो है वो कई बार नेगेटिव माइंडसेट को अट्रैक्ट करता है। और कहते हैं ना, चंद्रमा खराब है, जिनका चंद्रमा खराब होता है ऐसे लोगों को मेंटली बड़ी परेशानी रहती है, रात में नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आपको नंबर 2 में मिलेगी और नंबर 7 में मिलेगी, 7 में मिलेगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो द पॉइंट इज नंबर 2 और नंबर 7 एक ही जैसे हैं, आप समझ लो। आगे पढ़ाऊंगा, 7 बताऊंगा। बट नंबर 2 मतलब इनको अगर कोई सक्सेस हो रहा है, कोई तरक्की हो रहा है, तो ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं, ये नहीं वो तो ऐसे करता होगा वैसा करता होगा, नहीं भाई, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है, दूसरों की तरक्की से जलना नहीं है, ये समझ लो, ठीक है, अपना मेहनत कीजिए। अगर आप
किसी 2 नंबर की लड़की से शादी कर लें जिसका मूलांक 2 है ना, वो इतनी अच्छी पार्टनर बनेगी ना, मतलब कंप्लीट महिला, गृहस्थ महिला, बेहतरीन। मतलब 25 साल के आसपास शादी करें, जल्दी शादी ना करें, 2 वाले जल्दी शादी ना करें, 25 से 25 के बाद शादी करें। कमिटेड और डिवोटेड पार्टनर, मतलब ये शिकायत नहीं होगी खाना नहीं बना, परिवार नहीं चल रहा, तुम जिम्मेदारी नहीं उठा रही परिवार की। शादी करने के लिए नंबर 2 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप लड़के हैं तो लड़की नंबर 2 वाली ढूंढ लें, ठीक है। और अगर लड़की है तो लड़का नंबर 2 वाला ढूंढ लें, बहुत प्यार करेगा भाई, बहुत बहुत, ठीक है, बहुत केयर से रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज को लाइटली ना लें, ये महिलाओं के लिए। नंबर 2, मैंने क्या बोला, 2 4 8 परेशान बहुत करता है, बहुत परेशान करता है। तो उस केस में अपने हेल्थ इश्यूज को लाइटली ना लें कि जुकाम ही तो है, मेडिकल स्टोर की दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है नंबर 2 वालों को, चुपचाप जाके दवाई ले लो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज को लाइटली ना लें। इसमें 2 11 20 29 में जो 29 बॉर्न है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 है, ऐसे लोग जो हैं, 2 चीजें जो मैंने प्रोमिनेंट देखी हैं। पहला, इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है। 29 वालों की मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन जो है, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, खासतौर से महिलाओं में तो और ज्यादा है। अगर महिला है 29 बॉर्न, तो ऐसी महिला का शादीशुदा जीवन उतना अच्छा नहीं बीतता है। अगर पुरुष है, यानी कि मेल है 29 बॉर्न, तो आप उससे पूछना कि बेटा तेरी मां का स्वास्थ्य कैसा है। 29 बॉर्न मेल होना चाहिए। उसकी मदर, एक तो पहली बात गुस्सैल मिलेगी 29 बॉर्न की, शॉर्ट टेम्पर्ड मदर होगी उसकी, और उस मदर को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। 29 बॉर्न लड़के का बोल रहा हूं मैं, लड़की को तो मैरिज इश्यू होगा, ठीक है। मैरिज ऐसी है, मतलब पति पत्नी अलग रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे, या साथ भी रहेंगे तो आपस में बनेगी नहीं, मतलब ऐसा ही है, मैरिड लाइफ ऐसा ही है इनका, खासतौर से लेडीज का 29 बॉर्न, ठीक है। मगर अगर मेल है तो मेल में भी थोड़ा रहता है, मगर मदर को बहुत इश्यूज हो रहते हैं, परेशानी रहती है, पहली चीज। दूसरा, 29 बॉर्न है तो कहीं ना कहीं मैरिज का प्रॉब्लम इनके साथ भी रहता है, मगर लड़कियों में चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब ऐसे लोग जो नंबर 2 वाले हैं, मैंने नंबर 2 के कुछ लोगों से बातचीत की जिनका मूलांक 2 है। उन्होंने, क्योंकि जब मैं क्लाइंट से कुछ सवाल पूछता हूं तो जो वो कहता है वो मैं जरूर लिखता हूं, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और आपसे भी कहता हूं, अगर आपको इस क्षेत्र में महारत हासिल करनी है तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप ये सोच लें कि मैं लिख लूं और पढ़ लूं और मैं सर्वज्ञाता हो गया, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं है। आप पढ़ते जाइए, मगर जो आप पढ़ रहे हैं उसको आसपास के लोगों में, जान पहचान के लोगों में बातचीत कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप क्लाइंट से बात करें, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी उसकी बात को ध्यान से सुने, उसने क्या बोला, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है ना। तो उस केस में उसको नोट करें, जब मीटिंग ओवर हो जाए तो अपने नोट्स बनाएं कि मैंने जब इस व्यक्ति से बात की तो मुझे ये फील हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, है ना। तो वो जो चीज है ना, वो आपको सही मायने में ज्ञान देगी। ये तो जो मैंने बता रहा हूं, ये तो लिखित चीजें हैं, मगर जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, वो कभी किताब में नहीं मिलती, वो आप फील्ड में जाके सीखते हो। और मैं इसीलिए हमेशा मानता हूं कि जो मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय है वो मैं क्लाइंट्स को देना ज्यादा पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि वहीं से तो रियल ज्ञान आ रहा है मेरे पास। जब वो बोलता है नंबर 2, मैं आपको वो जो बता रहा हूं वो क्लाइंट का फीडबैक है,
नंबर 2 का क्लाइंट मुझसे कहता है कि सर मैं अपने जीवन में सोचता इतना ज्यादा हूं कि सर मेरी सोचने में मेरी गाड़ी निकल जाती है, मैं ओवर थिंकर हूं सर। ये बात मेरी कॉपी में लिखी नहीं है भाई, ये नंबर 2 का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं तुम्हें कि नंबर 2 कहता है कि सर मैं सोच ही रहा था, ये करूंगा वैसा करूंगा ऐसा करूंगा, इतने आइडियाज इतने थॉट आते हैं, नो डाउट। नंबर 2 के पास इतने आइडियाज हैं, इतने थॉट हैं, और प्रॉब्लम पता क्या है? इंप्लीमेंटेशन। करें सर कैसे, यही नहीं पता। आइडियाज बहुत हैं, कई बार इनका डिसीजन इतना डिले हो जाता है कि जीवन में वो अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो जाती है, जब तक ये सोच ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो द पॉइंट इज, नंबर 2 वाले व्यक्ति को अपने जीवन में, और ये एक एक ने नहीं कहा है, कि कम से कम 50 ऐसे मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने नेता मूलांक 2 था, और मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सर हम सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकर है, हम स्टेप नहीं लेते हैं, हम सोचते ही रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं, हम यही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भैया क्या खरीदे क्या ना खरीदे, यही सोचने में 20 दिन लग जाते हैं, घर में क्या आना है क्या नहीं आना है। तो आप मुझे बताइए, अगर इतना डिले करोगे किसी चीज में, तो क्या लगता है वो अपॉर्चुनिटी वापस लौट के आएगी? इसीलिए नंबर 2 वाले प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपको बिजनेसमैन बहुत कम मिलेंगे, नंबर 2 वाले। क्यों? क्योंकि ये खुद ही स्टेबल नहीं है, ये डिसीजन लेंगे, आज डिसीजन है, कल भूल जाएंगे, कल किसी और में लग जाएंगे। और आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? नंबर 2 फैमिली का नंबर है। जो आदमी अपने जीवन में फैमिली में बहुत घुस गया ना, वो प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेगा? आप सोच के देखो, अगर उसको हर समय मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जब यही सब चलता रहेगा तो आप मुझे बताइए वो प्रोफेशनली ग्रो करेगा? वो तो ये चल रहा है उसके दिमाग में, मम्मी को चाय बना के देनी थी, मम्मी के साथ बर्तन धोने थे, ये करेगा, ये लड़का करेगा नंबर 2 वाला, लड़की तो छोड़ ही दो आप। तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ग्रो करेगा प्रोफेशनल लाइफ में? अरे भाई, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। अपना काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो उस केस में ऐसे लोगों को पार्टनरशिप चाहिए ही चाहिए, जो इनको बीच बीच में, हाँ ठीक है चलो डिसीजन लो आगे बढ़ो, डिसीजन लो आगे बढ़ो, ये चाहिए नंबर 2 को। ठीक है, तो घर के लिए बहुत अच्छा नंबर है, घर के लिए बहुत अच्छा नंबर है, मगर जब आती है प्रोफेशनल जिंदगी की बात, तो नंबर 2 वहां लैक करता है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, कंफ्यूज हो जाता है, मुझे करना क्या, अपना क्या क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा है ना। आप और कभी नंबर 2 को सुनना, कभी नंबर 2 को सुनना बिना बताए, है ना, देखना वो 10 में से 5 या 6 ऐसी बातें बोलेगा जो उसकी फैमिली से रिलेट होंगी। आप कभी कभी प्रैक्टिकल देख लेना एक बार। अगर आप उसे 10 सवाल पूछोगे ना, तो 6 आंसर वो करेगा जो फैमिली से रिलेट करेगा। मेरी फैमिली ये, मेरी फैमिली वो, मेरी माता ये, मेरे पिता ये, मेरी बहन ये। उसी वो शायद ही कभी ये बोलेगा मुझे ग्रो करना है, मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, मुझे 1,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी करनी है, ये नंबर 2 नहीं बोलते। वो डिले करते रहेंगे काम को, डिले, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे हो जाएगा, ये नेचर रहता है। तो ये नेचर अगर वो सुधारें, जो आइडियाज उनके पास आ रहे हैं उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करें, ये नंबर बहुत अच्छा है, मगर करते ही तो नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। उसके साथ साथ अब नंबर 2 के लिए क्या कह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज लिखो। नंबर 2 को अपने कौन से ऑर्गन पे ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले इनको अपने लंग्स, यानी जिसे हम सांस लेते हैं, लंग्स, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे नंबर 2 को ध्यान देने की जरूरत है, लंग्स और इंटेस्टाइन। उसके साथ साथ इनको गैस से रिलेटेड समस्या रहती है, गैस बनती है, डकार बहुत आती है, ये नंबर 2 के साथ आपको दिखेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नंबर 2 के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? इनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये तो मोटे मोटे शब्दों में लिख लो, 10 में से 9 नंबर 2 वाले
इनका कॉन्फिडेंस आपको हिला हुआ मिलेगा। इनको अपने आप पे यकीन नहीं होगा कि मैं कर लूंगा, क्या मैं कर लूंगी, क्या मुझसे हो जाएगा। मतलब मैंने बोला नंबर 1 वाला ओवर कॉन्फिडेंट है, नंबर 2 वाला अंडर कॉन्फिडेंट है। इनको तो कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करने की जरूरत है, नंबर 2 वालों को। उसके साथ साथ रेमेडी के तौर पर क्या दे सकते हो, इनको बोलो भैया कॉफी और तंबाकू ना पीना चाहिए ना खाना चाहिए। जिनका भी मूलांक 2 है, ऐसे लोगों को कॉफी अवॉइड करनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस पे थोड़ा अवॉइड कर लें। नींद से रिलेटेड समस्या रहती है इनको, नंबर 2 वालों को, नींद से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आप देख रहे हो कि उसका मूलांक 2 है, ठीक है, तो क्या करो, उसको बोलो कि जब सोने जाते हो, बेड पे जब सोने जाते हो, तो अपने साइड में एक कटोरी ले लो, स्टील वाली, स्टील की कटोरी ले लो। उस कटोरी में 75% पानी भर लो। अगर कोई मूलांक 2 कहता है कि मुझे नींद की समस्या है, तो उसको ये आंसर दे देना, ये उसको रेमेडी दे देना कि पानी भर लो, 75% पानी भर लो। ठीक है, कटोरी में बेड के पड़ोस में रख लो, मगर वो खुला रखना है, बंद नहीं करना है। ठीक है, पानी खुला रखना है कटोरी में 75%, मतलब पूरी कटोरी नहीं भरनी, 75% भरनी है, उसे खुला रखो। और उस पानी को अगले दिन सुबह फेंक दो, पीना नहीं है, फेंक दो या प्लांट्स में डाल दो। ये काम उनसे बोलो 15 दिन लगातार करें, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, किसी भी साइड रख लो, जिधर सो रहे उधर रखोगे ना। ठीक है, तो 15 दिन करें, रिलीफ मिलेगा, मगर वो पानी पीना नहीं है। ठीक है, पीना नहीं है। अब लिखो प्रोफेशन। अब जिसकी डेस्टिनी 2 है, जिसकी डेस्टिनी 2 है, उसके लिए प्रोफेशन क्या अच्छे रहेंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या है, चंद्रमा। पीना नहीं है, पीना नहीं है। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा को पानी से हेड या लेग, हेड 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 हेड। ठीक है, तो अब चंद्रमा क्या है, पानी है। अब चंद्रमा पानी है, तो ऐसा आदमी जिसका डेस्टिनी नंबर 2 है, उसको पहला सजेशन दे सकते हैं कि सर आप पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस करो, पानी से रिलेटेड या लिक्विड, लिक्विड से रिलेटेड, जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। ऐसा काम व्यक्ति कर सकता है जिसका डेस्टिनी नंबर 2 है। ठीक है, मिठाई का काम, मिठाई का काम भी कर सकता है, क्योंकि दूध से बनती है मिठाई। डेयरी प्रोडक्ट्स, मदर डेयरी की शॉप ले सकता है, दूध का बिजनेस कर सकता है, खोया पनीर हो गया, ये बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो लिक्विड बेसिकली लिक्विड है। आपको कहता है नहीं सर मुझे जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना है, तो उनसे बोलो जॉब करनी है तो मदर डेयरी में जाके जॉब करो, अमूल में जाके जॉब करो, ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढो जो लिक्विड में डील करती है। अगर नौकरी ही करनी है, नंबर 2 को नौकरी सूट भी करेगी। ठीक है, नंबर 2 को नौकरी सूट भी करेगी। ठीक है, तो उस केस में उनको बोलो कि भैया ऐसे कंपनी में जॉब ढूंढो जहां पर जो लिक्विड में डील करती है, बिस्लेरी हो गया, किनले हो गया, कितने पानी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, कोई वाटर प्लांट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। ठीक है, तो जहां वाटर, वहां नंबर 2। तो ऐसे क्षेत्र में अगर वो काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे लोग जिनका डेस्टिनी 2 है ना, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। मतलब ये ऐसे डॉक्टर हैं जो आपका पेन सुनेंगे
और खुद भी रोने लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। डॉक्टरी लाइन भी बहुत अच्छे होते हैं। टीचर काउंसलर भी अच्छे हो सकते हैं। टीचर काउंसलर भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है, टैरो कार्ड हो गया, रेकी हीलिंग हो गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा करेंगे इसमें। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, नंबर 2 वालों की। इंट्यूशन पावर मतलब क्या घटने वाला है, इनको आभास होता है नंबर 2 वालों को। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा, अगर ये इंट्यूशन पावर पे काम करें ना, तो बहुत अच्छा इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर इनका इंट्यूशन पावर इंप्रूव हो जाए, तो उस केस में भाई ये बोलेंगे अभी रात में बारिश होगी, तो बारिश हो जाती है। ये नंबर 2 को वरदान है। मगर वो इंट्यूशन पावर उस लेवल पे उनको लेके जानी पड़ती है, ताकि उनको एहसास होने लगता है कि ये बुरा होने वाला है कि अच्छा होने वाला है। ये नंबर 2। और नंबर 2 नहीं, जिसकी ग्रिड में, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको कहीं 2 मिल रहा है या 7 मिल रहा है ना, 2 और 7 एक ही जैसे हैं, तो उनको बड़ा ये आभास होता है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अब द पॉइंट इज, इंट्यूशन पावर को बढ़ाते कैसे? इसी कोई एक्सरसाइज है? बिल्कुल एक्सरसाइज है, और बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। अगर आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, तो इससे इंट्यूशन पावर बहुत इंप्रूव हो जाती है। आपको आभास होने लगता है कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो ये इंट्यूशन पावर नंबर 2 के लिए बहुत अच्छी है। मगर इसको बढ़ाएं कैसे? मेडिटेशन एक तरीका है। दूसरा, अगर मेडिटेशन नहीं करना या होता नहीं है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करना सबकी बस की बात है भी नहीं। ठीक है, इस रियल वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेडिटेशन नहीं कर मिल रहा है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए आपका फोन बज रहा है, ठीक है, तो आप फोन को बगैर देखे ये इमेजिन करो कि किसका फोन होगा। ये भी तरीका है इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का। आपने फोन को देखा नहीं, आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करके एक बार सोचा इस वक्त मुझे कौन फोन कर सकता है। आपने एक नाम लिया, हो सकता है वो गलत हो जाए, कोई बात नहीं, मगर एवरी फोन कॉल जो आपके मोबाइल पे आ रहा है, आप इसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए कि किसका फोन हो सकता है, मुझे कौन कॉल कर सकता है, और फिर जाके उसका नाम चेक करो। एक दिन जरूर ऐसा होगा कि जो आपने सोचा होगा वो ही कॉल आएगा। उसके अलावा अगर आपका घर में कोई आता है और बेल बजाता है, तो जब बेल बजाता है, तो बेल बजाने से के बाद जब उसने बजाई, तो गेट खोलने से पहले सोचो कौन हो सकता है। ये छोटे छोटे तरीके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप उस पर, मैं कह रहा हूं पूरे साल कीजिए, कम से कम 10-15 कॉलें या 10 कॉलें तो रोज आपके मोबाइल पे आती ही होंगी। इमेजिन करो ना किसका फोन है। और अगर अननोन नंबर भी है, अगर मान लो अननोन नंबर दिख रहा है, तो इमेजिन करके देखो ये नंबर किसका हो सकता है और ये व्यक्ति कौन हो सकता है। ट्राई करने में क्या जाता है, और उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं। तो ये छोटे छोटे काम करके आप अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 जो है इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी देता है, बहुत अच्छी देता है। और हमारी इस फील्ड में ना इंट्यूशन पावर का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जिसका इंट्यूशन पावर इंप्रूव हो गया ना, भाई साहब वो इस फील्ड में राजा है, राजा। इंट्यूशन पावर चाहिए। यहां ऑनलाइन बैठे बैठे आपके सामने क्लाइंट बैठा है, उसके हाव भाव से आप समझ जाओ, उसके बात करने से समझ जाओ इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, मुझसे अगला सवाल क्या पूछने वाला है। ये करो, जब ये करोगे तो ही इंप्रूवमेंट आएगा। इस फील्ड में 80% लोग कामयाब नहीं होते हैं। 80%, मैं कहूंगा 90% लोग कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पहली बात तो प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा, वो अपने इंट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए कोई काम नहीं करते। ये एक ऐसी फील्ड है जो बाकी सब फील्ड से बहुत ऊपर है।
मतलब पायलट बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, ये इसके सामने डिजर्व ही नहीं करता यार। ये बहुत छोटी फील्ड्स हैं। ये ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में आप तब तक बेहतर नहीं करोगे जब तक एक अदृश्य शक्ति या ऊपर डिवाइन पावर आपके सपोर्ट में नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो थर्ड आई क्या बोलते हैं, जो भी डिवाइन पावर कह लीजिए, जब तक वो ब्लेसिंग नहीं है तब तक आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये फील्ड आपको चुनती है, आप नहीं चुनते इस फील्ड को। तो इसीलिए बहुत जो जो ढंग से इस फील्ड में आगे बढ़ गया ना, मैं हमेशा कहता हूं उसके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि पैसा तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पॉइंट ये है, तो आमिर खान वाला डायलॉग याद है ना, थ्री इडियट्स वाला, काबिल बनो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। भाई इसमें काबिल बनना पड़ता है, और काबिल में डूबना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डीप साइंस है, ये बहुत बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। बट द पॉइंट इज, क्या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हम क्लाइंट से मिल रहे हैं? क्या हमें बोलना आता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हमें बोलना आता है? क्या हमारी क्लाइंट बात सुनेगा? द पॉइंट इज, वो तुम्हें 11,000 रुपए देगा यार 15 मिनट तुमसे बात करने के लिए। 11,000, ये मैं कम बता रहा हूं। मतलब पॉइंट इज, क्या तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है कि तुम उसे 15 मिनट से बात कर पाओ? आज की तारीख में न्यूमरोलॉजी में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, भैया उनकी फीस ही 50,000 1 लाख है कुछ मिनट्स की। मतलब पॉइंट इज, ऐसे नहीं होगी ना, ऐसे नहीं होगी। उन्होंने अपने जीवन इसमें दिया है। और ये फील्ड, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी यार, इससे बड़ा और एग्जांपल क्या दूं मैं तुम्हें? कोई 10-20 हजार 50,000 की नौकरी नहीं थी मेरी, इससे बहुत ज्यादा थी, छोड़ दी मैंने। तो मुझे समझ में आ गया ना कि बेसिकली मैं मुझे करना क्या है अपने जीवन में। तो द पॉइंट इज, अगर मैं हमेशा मानता हूं मेरे लिए पहला मेरा क्लाइंट है, क्योंकि उससे सीखूंगा तभी तो तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब क्लाइंट को नहीं मैं केटर कर पा रहा हूं, उसी की बात नहीं सुन पा रहा हूं, तो मैं क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? मैं तो जो मुझे पता वो मैं तुम्हें बताऊंगा। आपसे ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे कोई नॉलेज मिल रही है, मेरा नॉलेज अपग्रेडेशन तो नहीं होता ना क्लास में। वो नॉलेज अपग्रेडेशन करने के लिए क्या करना होगा? मुझे ऐसे 4-5 लोग डेली चाहिए, जिनसे मैं मिलूं, जिनसे मैं बात करूं, जिनका जिनका डेटा मैं एनालाइज करूं, उनकी चार्ट को पढूं। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करना है भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करो, पता ही नहीं है सर पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, पता ही नहीं नंबर 2 की प्रोफेशन क्या है। ये याद होने चाहिए कि नंबर 2 दिख रहा है डेस्टिनी में, भाई इस लाइन में आगे जा। डेस्टिनी में नंबर 1 दिख रहा है, भाई इस लाइन में आगे जा, अच्छा रहेगा तेरे लिए। ठीक है, तो ये दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं, 1 और 2, बट 2 वाले को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इंट्यूशन पावर काम कैसे करती है। मैं बहुत, जैसे आपने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, बहुत लोग आज की तारीख में इस पे बात करते हैं, आप यूट्यूब उठा के देखिए, भरा पड़ा है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से। और इसका जीता जागता एग्जांपल अभी मैंने 9 तारीख को एनालाइज किया है, 9 अक्टूबर 2024। इस दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये जो लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन की बात, वो कितनी ताकतवर है, इसका एहसास मुझे 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। और कैसे हुआ? अभी रिसेंटली मैं अपने एक व्हीकल को चेंज करने चाह रहा था, कि मतलब पुराना व्हीकल से नए व्हीकल पे जाना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, मैं जो इंट्यूशन की बात करता हूं या मैनिफेस्टेशन की बात मैं क्लास में कर रहा हूं, वो अपने जीवन में मैं एक बार यूज करके देखता हूं। तो मैं पिछले 15-20 दिन से किसी एक चीज के बारे में मैनिफेस्ट कर रहा था कि ये होना चाहिए, 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 ऐसा बोल रहा था। ठीक है, और वो क्या था कि मेरी कार का नंबर मुझे 5 पे चाहिए था। जब कार का आगे कार पढ़ाऊंगा कार का नंबर कैसे डिजाइन करते हैं, तो मुझे 5 पे चाहिए था। ठीक है, अब आरटीओ वालों ने बोला कि वेबसाइट पे गया कि सर 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे रुपए थे नंबर के लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं मैनिफेस्टेशन,
क्या पता काम कर जाए। तो मैंने उस वेबसाइट को बंद किया। मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा नंबर के लिए, आई विल मैनिफेस्ट। पता नहीं होता कि नहीं होता। मैंने 20 दिन लगातार मैनिफेस्टेशन किया कि मेरे कार का टोटल प्रभु 5 पे आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए, और वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है। 9 अक्टूबर को मेरे शोरूम से कॉल आता है और मुझसे कहता है कि सर कार की सीरीज बदल गई है। मतलब जो दिल्ली में जो पहले सीरीज चल रही थी वो सीरीज खत्म होके नई सीरीज आ गई है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब ये होता है सर कि जो नंबर है ना वो बहुत नया नंबर होगा, ठीक है, और वो नंबर अभी तक नहीं आया होगा, इतना कॉमन नहीं होगा। मैंने अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर को मेरे पास कार का नंबर आता है, और वो नंबर को जब मैं ओपन करता हूं तो उस समय मेरी ऐसी फीलिंग रहती है जैसे हमारा, आपको याद होगा 10th का जब रिजल्ट आया था ना या 12th का, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। मैंने नंबर खोला, मेरी गाड़ी का नंबर था 0617। मेरी गाड़ी का नंबर था 0617। इसका टोटल करो कितना आएगा, 14 का 5। यार उस दिन मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आ गया लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता क्या है। आपको पता दिल्ली में नंबर लेना एक लक है और कुछ नहीं है। पहले के जमाने में पैसा खिला बिला के नंबर ले लिया जाता था, आज रैंडम नंबर निकलता है। और जब रैंडम नंबर निकला और जब मैं नंबर को डाउनलोड कर रहा था कि सर आपका नंबर आ गया, नंबर ले लीजिए, 0617, टोटल करोगे तो 14 का 5 आएगा, और 06 और 17 दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो बढ़ते क्रम में है। कार का नंबर हमेशा वो अच्छा नंबर माना जाता है जिसके पहले 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर में पहला वाला नंबर छोटा होना चाहिए और बड़ा बाद वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। आप सोचो, जो चीज 1 लाख रुपए में शायद मुझे मिलती, वो भगवान ने मुझे फ्री में दी है। दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। उस दिन के बाद, हालांकि मैं तो ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहा हूं, मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत स्टेटमेंट नहीं निकालता हूं, क्योंकि ऊपर वाला क्या बोलेगा, तथास्तु। ऊपर वाला क्या बोलेगा, तथास्तु। जब हमारा बैच शुरू होता है ना, तो मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं रोज इस बात को कहता हूं कि हे प्रभु, 1 करोड़ क्लाइंट्स देने के लिए धन्यवाद। दे दिया मतलब देना वेना नहीं, हा, दे दिया। इस बात को अपनी जिंदगी में नोट करके बोलना शुरू करो। जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, ये बोलो, 1 करोड़ क्लाइंट्स के लिए धन्यवाद। क्या मेरे पास 1 करोड़ दिन है जीने के लिए? नहीं है ना। हम किसी के पास नहीं 1 करोड़ दिन। पर मैंने भगवान से क्या मांगा, 1 करोड़ क्लाइंट्स, उसके लिए धन्यवाद। जब भी छोटा मोटा मांगते ना तो भगवान थोड़ा समझता भी नहीं। ऐसा मांगो भगवान भी हिल जाए, भाई साहब क्या मांग रहा है, और ये बोल दो आपने कर दिया। आप इसको पूरी ईमानदारी से करके देखो भाई साहब, मैं बता रहा हूं ये काम करता है। और मैंने अपनी गाड़ी का कलर व्हाइट लिया है और नंबर 0617 है। मतलब कोई भी आदमी जिसको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत भी आती है ना, वो नंबर देख के बोलेगा भाई साहब क्या नंबर है। और उसके लिए मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो द पॉइंट इज, ये ताकत है आपके मैनिफेस्टेशन की, ये ताकत है आपके इंट्यूशन की। आप करके तो देखो, बहुत कमाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो पर्सनैलिटी नंबर 3, यानी कि जिनका मूलांक 3 होगा, भैया उनका जीवन कैसा रहेगा? ठीक है, उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा रहेगा? मूलांक नंबर 3 वाला आदमी जो है, वो कौन से प्लेनेट से रूल हो रहा है? जुपिटर। उसका प्लेनेट क्या है? जुपिटर है। तो जुपिटर से रूल हो रहा है। जुपिटर कौन है? देवगुरु, बृहस्पति, नंबर 3। बहुत अच्छा नंबर है। नंबर 1 के बाद जो दूसरा नंबर अच्छा आता है वो नंबर 3 है। नंबर 3 एक बहुत अच्छा नंबर है। अब नंबर 3 जुपिटर गुरु। अब गुरु का नंबर है तो टीचर, टीचर लिख सकते हो आप इसे। अब जिस भी आदमी का मूलांक या भाग्यांक 3 है, जिस भी आदमी का मूलांक या भाग्यांक 3 है, उसको पहला सजेशन आप ये देना, सिगरेट, शराब, गुटखा, बीड़ी,
नॉन वेज, अंडा, ये सब छूना पाप है। खाना तो बहुत दूर की बात है, ये सब छूना पाप है, खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर नंबर 3 वालों को जीवन में तरक्की करनी है तो अपने जीवन से नशा, अपने जीवन से मांस मच्छी, दारू सिगरेट, ये निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या बोलेंगे, नंबर बहुत अच्छा है, पचासों कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पे रोज, नंबर बहुत अच्छा है सर, जीवन में हो कुछ नहीं रहा है। आपने जो पढ़ाया ये सारे कॉम्बिनेशन मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, मगर सर हो कुछ नहीं रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। मूलांक और भाग्यांक अगर 3 आ गया तो पहला सजेशन, मैं कह रहा हूं बिना कुछ बोले सबसे पहला सजेशन देना है, भैया ऐसा है, प्रभु ऐसा है, अपने जीवन में नॉनवेज को, सिगरेट को, शराब को, गुटखा पान मसाला बीड़ी, इन सबको दूर कर लो, तभी जीवन में तरक्की कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी भाई। नंबर 3 वाला आदमी जिसका मूलांक 3 है, भैया ऐसे लोग जिंदगी भर पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। नंबर 3 वाला हंग्री फॉर नॉलेज, मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई की बात करो, नंबर 3 वाला आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सीख लेते हैं, और बहुत अच्छी आदत है ये। नंबर 3 वाला आदमी अपने जीवन में पढ़ता ही रहे तो अच्छा रहेगा, पढ़ता रहे अच्छा रहेगा। एजुकेशन बहुत बढ़िया, एजुकेशन अच्छी भी रहती है इनकी, ऐसी बात नहीं। नंबर 3 वालों की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इनके क्रिएटिव स्किल्स हैं, अच्छे लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, लॉयल पार्टनर है, सब अच्छा है। नंबर 3 में ज्यादातर चीजें अच्छी हैं, ठीक है। तो उस केस में मतलब क्रिएटिव स्किल्स, अच्छे लीडर, लीडरशिप क्वालिटी, लॉयल पार्टनर, ट्रस्ट वर्दी इंसान, आप इन पर भरोसा कर सकते हो, जेन्युइन लोग हैं नंबर 3 वाले। नंबर 3 वाले जेन्युइन हैं, ठीक है। नंबर 3 वालों का जो पेशेंस लेवल है वो बढ़िया होता है, धैर्यवान व्यक्ति मिलेंगे आपको, ठीक है, सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बढ़िया। मैं धैर्यवान, पेशेंस लेवल इनका बहुत अच्छा रहता है नंबर 3 वालों का। मगर आप इनके साथ ना आर्ग्यूमेंट मत करो। कोई भी क्लाइंट जब मेरे पास आता है ना जिसका मूलांक 3 होता है, मेरा पहला सवाल पता क्या आता है मेरे दिमाग में, ये ज्ञानी आदमी मेरी बात मानेगा। मेरा बिल्कुल पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में देखता हूं ना, अब 3 वाले कौन होंगे, जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 तारीख को पैदा हुए हैं, 30 तारीख को पैदा हुए हैं, ये तो 3 वाले हैं। अब ये 3 वाले लोग आपकी बात मानेंगे, भैया इनके पास पहले से ज्ञान बहुत है, इनके पास ज्ञान की कोई कमी है नहीं, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है भाई। और अगर ये 3 आगे 3 आ जाए, पीछे 6 आ जाए, तो महाज्ञानी है, फिर तो क्या लेवल है इनका, ठीक है। तो ये आपकी बात सुनेंगे, ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। इनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो भाई, क्योंकि ये आपको भिगा भिगा के अपने नॉलेज के बेसिस पे इतना मारेंगे ना 3 वाले। अच्छा, हमसे बहस कर रहा था, है हमारी पढ़ाई पे शक कर रहा था। इनकी एजुकेशन खराब नहीं होती, अगर वो फिर चार्ट में देखना पड़ता है कि नंबर 3 बैलेंस है कि नहीं है, मगर जनरली मैंने देखा है कि नंबर 3 वाले आपको अनपढ़ नहीं मिलेंगे, एजुकेशन का ही नंबर है नंबर 3, पढ़ेंगे, पंक्चुअल, वर्कहोलिक, ठीक है। एब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा, एब्रॉड का मतलब सिर्फ विदेश नहीं होता, दूसरी स्टेट जाना उसको भी एब्रॉड कहते हैं। तो अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत नंबर 3 में दिखते हैं, सीधा बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं, ठीक है। इनको मैं एक ही एडवाइस देता हूं नंबर 3 वालों को हमेशा, कि भाई जो काम पसंद है ना वो करो, बस बस नॉनवेज वॉनवेज छोड़ दो, सिगरेट विगरेट शराब वराब बंद कर दो,
और जो तुम्हें सही लगता है ना, जिसमें तुम्हें मजा आता है, उस काम को अगर तुम करो तो यू विल क्रिएट वंडर्स, यू विल अचीव वंडर्स। मतलब आप अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो शायद बाकी नंबर सोचेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नंबर, मगर इनको नशे से और नॉनवेज से, बार बार बोल रहा हूं, दूर रहना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने अपने जीवन में कोई भी नशा या नॉनवेज ऐड किया तो इनका डाउनफॉल शुरू। फिर ये चाहे कुछ भी कर ले, फिर नहीं होना इनके जीवन में कुछ। तो उस केस में भैया, और दूसरा, लीगल मैटर से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, कोर्ट वोट कचहरी के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है, प्रॉब्लम में आ जाओगे। मगर बढ़िया, अच्छा नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। इनको एक सलाह क्या देनी है? सलाह ये देनी है कि आप जब नेक्स्ट लेवल पे चले जाए, मतलब प्रमोशन हो जाए या बिजनेस बढ़ जाए, है ना, उस केस में अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। ये सलाह उनको दे दीजिए कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप टीम में, आपका वो हो जाए, क्या प्रमोशन हो जाए, आप टीम के बड़े सदस्य बन जाए, तो अपने पावर का मिसयूज या घमंड नहीं करना है। नंबर 3 वाला आदमी जितना सिंपल रहेगा उतना बढ़िया। गुरु का नंबर है ना, टीचर का नंबर है, तो टीचर जितना सिंपल रहे उतना बढ़िया। ठीक है, तो घमंड नहीं करना है, अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है, दूसरों की तरक्की से जलना नहीं है। ये भी नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों की तरक्की से जलना नहीं है। नंबर 3। ठीक है, इनको, अब लिखो हेल्थ। नंबर 3 की हेल्थ कैसा रहेगा? नंबर 3 को अपने जो नर्वस सिस्टम होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, नसें, नसें, नर्वस सिस्टम, नसें, नसों की से रिलेटेड कोई समस्या देखी गई है नंबर 3 वालों को। बैक पेन, यानी कि पीठ में दर्द, है ना, या पीछे शोल्डर्स में दर्द, इस तरीके की समस्या देखी गई है। गैस की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट है भाई, ये डकार लेते ही रहते हैं नंबर 3 वाले। गैस की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट है। स्किन की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट है, स्किन से रिलेटेड समस्या आ जाती है। ठीक है, इनको खाने में खाना कम और फल ज्यादा खाना चाहिए। ये खाना कम खाएं तो अच्छा रहेगा, फल ज्यादा खाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3 को हम क्या कह सकते हैं? नंबर 3 को एक सजेशन और देना कि फरवरी का महीना, जून, सितंबर और दिसंबर का महीना, फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें, स्पेशली इन 4 महीनों में, फरवरी, जून, सितंबर एंड दिसंबर। थोड़ा फैमिली, सॉरी, अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें इन महीनों में। ठीक है, इनके लिए जो प्रोफेशन रहेगा, प्रोफेशन मतलब डेस्टिनी नंबर 3 होना चाहिए। अगर डेस्टिनी में 3 आ रहा है तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। टीचिंग, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाना, डेस्टिनी नंबर 3, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डेस्टिनी नंबर 3 बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा प्रोफेसर, ये नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 3 होना चाहिए। अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, बहुत बढ़िया, डेस्टिनी नंबर 3। एजुकेशन, काउंसलिंग का काम कर रहा है, बैंकिंग में वो काम कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर मैंने सबसे ज्यादा जो अच्छे रिजल्ट देखे हैं ना नंबर 3 के, एक तो मैंने टीचिंग में देखे हैं। टीचिंग बहुत बढ़िया करते हैं नंबर 3 वाले, क्योंकि नॉलेज है ना, एजुकेशन है, बढ़िया रहते हैं, इनका पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहता है। तो ये एक तो मुझे, मैंने जो, मेरा जो अभी तक का क्लाइंट का फीडबैक रहा है, उसमें ये टीचिंग लाइन में बेहतरीन काम करते हैं। मगर डेस्टिनी में 3 होना चाहिए, हाँ, पर्सनैलिटी नहीं, डेस्टिनी में। डेस्टिनी में 3 है तो उनका कोचिंग लाइन बेहतरीन चलता है, बेहतरीन, बहुत अच्छा करते हैं। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्कूल लाइन बहुत बढ़िया रहती है इनकी, है ना। अगर मैं स्कूल का मालिक होता तो मैं सारे टीचर वही अपॉइंट करता जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता। अगर मैं किसी कॉलेज का मालिक होता तो मैं सारे टीचर्स उन्हीं को अपॉइंट करता जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता।
ठीक है। तो उस केस में ये एजुकेशन की लाइन में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। दूसरा मैंने देखा है, ये लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर, जेन्युइन लॉयर। और इनको ये जो है ना कोर्ट कचहरी, ये सूट भी बहुत करती है। जो ये जुडिशरी बोलते हैं ना उसको, जुडिशरी सिस्टम बहुत सूट करता है भाई। अगर आपका कोई बच्चा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना प्रोफेशन ढूंढना चाह रहा है कि मुझे क्या करूं जीवन में, भाई चेक करो उसका डेस्टिनी नंबर 3 अगर है तो उसे लॉ की पढ़ाई कराओ। वो बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है, बहुत अच्छा टीचर प्रोफेसर बन सकता है, प्रिंसिपल बन सकता है, स्कूल बहुत अच्छा चला सकता है, कोचिंग बहुत अच्छा चला सकता है, मेडिसिन का काम भी कर सकता है, दवाइयों का काम भी बहुत सूट करता है नंबर 3 को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। मगर मैंने अभी तक, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने डेस्टिनी नंबर 3 के 2 ही लोग पाए हैं अभी तक। पहला जो टीचर रहे हैं, दूसरा जो डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर सॉरी लॉयर रहे हैं। तो लॉयर और टीचर मतलब अगर 10 क्लाइंट मेरे पास डेस्टिनी नंबर 3 के आए हैं तो मैं उसमें 7 ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मन है कि वो टीचिंग करें पर कर नहीं रहे हैं। 10 में से 7 ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मन है कि वो टीचिंग करें पर कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जवानी में थे तो उन्हें किसी ने गाइड ही नहीं किया कि तुम पैदाइशी टीचर हो यार, टीचिंग क्यों नहीं करते, पढ़ाते क्यों नहीं हो। और आप भी ना इस चीज को फेस करोगे, अपना अनुभव बता रहा हूं। हमारे देश में 80% आदमी या 85% आदमी उस प्रोफेशन में काम कर रहा है जिस प्रोफेशन में उसको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसे बताने वाला कोई है ही नहीं। और वो देखता पता किसको है? अपने पिता को, अपनी मां को, और किसको देखता है? पाप पिता ने ये बोला उसी लाइन में चले गए, मां ने ये बोला उसी लाइन में चले गए, किसी को नहीं पता क्या करें। तो डेस्टिनी नंबर 1 अगर दिखाई दे, क्या बोलो? नौकरी मत कर, अपना काम कर। डेस्टिनी नंबर 2 दिखाई दे, क्या बोलो? लिक्विड का काम कर। डेस्टिनी नंबर 3 दिखाई दे, क्या बोलो? एजुकेशन लाइन में घुस जा बेटा, या लॉयर बन जा। दोनों में से एक ही काम कर। ठीक है। मैं बता रहा हूं 10 में से 7 से 8 क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं मगर जा नहीं सकते, क्योंकि इतना गट्स बहुत कम लोगों के अंदर है कि वो 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ के अपनी दूसरी लाइन चुन लें। ये होता नहीं ना, सबसे होता ही नहीं है। तो पॉइंट, और कई बार फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती, मजबूरी है। तो 1, 2 और 3, ये 3 ऐसे नंबर मैंने आपको बताए, अगर डेस्टिनी में दिख रहे हैं। हालांकि आगे आगे चल के अभी चार्ट पढ़ाऊंगा आपको मैं, उस चार्ट में ये प्रोमिसेस और तगड़े हो जाएंगे। अभी तो चलो ऊपर ऊपर का व्यू है, अभी डीप जाएंगे ना तो ये प्रोमिसेस और तगड़े हो जाएंगे। डेस्टिनी 3 ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है तो ये प्रोमिनेंट और ज्यादा हो जाएगा। यार तुझे तो एजुकेशन की फील्ड में ही जाना है और कहीं नहीं जाना, पढ़ाना ही है और कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है। तो ये काम नंबर 3 को बोल सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट CS, ये भी बहुत अच्छा बन सकते हैं डेस्टिनी 3। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि पढ़ाई लिखाई वहां भी है, CA बन सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा करेंगे, काउंसलिंग लाइन में बहुत अच्छा करेंगे, टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करेंगे, ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि वहां भी गाइडेंस है, वहां भी करना है। तो बहुत अच्छा नंबर 3, बहुत अच्छा नंबर है। और एक चीज मैं कहूंगा, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 3 है ना, अपने मोटापे पे ध्यान रखना। ये बहुत मोटे हो जाते हैं नंबर 3 वाले, फैलते हैं, बहुत तगड़ा फैलते हैं। अगर आप साइंस देखेंगे, साइंस पढ़िए, पढ़ा होगा हम सबने, तो भैया जो जुपिटर है ना, जुपिटर, वो सोलर सिस्टम का लगभग सबसे बड़ा प्लेनेट है, बहुत बड़ा है, अर्थ से तो बहुत बड़ा है जुपिटर। तो ऐसे लोगों का एक तो आपको चेहरा भी भारी मिलेगा, नंबर 3 वाला जो है ना, या तो आपको बिल्कुल सूखा मिलेगा ठीक है, या फिर आपको मोटा ताजा मिलेगा। ये बीच की कैटेगरी में नहीं आते नंबर 3 वाले, या तो बिल्कुल मरियल या फिर हट्टा कट्टा बढ़िया। इसका उनका चेहरा भी बड़ा होगा, हाँ? गाल वाल सब भरे भरे ऐसे वाला। नंबर 3 मोटा ताजा मिलेगा आपको नंबर 3। ठीक है। तो ये बट ओवरऑल इनको क्या बोलना है, किसी भी लाइन में चले जाओ अच्छा है, मगर अगर तुमने नशा और ये सब फालतू के काम बंद नहीं करे
तो तुम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये समझ लो। चाहे तुम कितने भी भगवान के भजन गा लो, चाहे तुम कितने भी मंदिरों के चक्कर काट लो, कुछ नहीं होने वाला है अगर तुमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा। तुम जितने सिंपल रहोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा। तुम दूसरों की तरक्की से नहीं जलोगे, उतना अच्छा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, बट वो बैलेंस होना चाहिए। अगर अनबैलेंस हो, अब जैसे कई बार ना, जैसे मूलांक भी 3 भाग्यांक भी 3, मतलब पर्सनालिटी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 3, ऐसा आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं। वो आपसे सवाल पूछेगा, अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको क्लाइंट का फीडबैक बताता हूं। मेरे क्लाइंट था पर्सनालिटी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 6, आगे भी गुरु पीछे भी गुरु। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तेरे लिए नंबर 6 अच्छा नहीं है, नंबर 3 अच्छा नहीं है, ठीक है, अवॉइड कर लियो। मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है सर ऐसा थोड़ी होता है, नंबर 3 तो बृहस्पति है, नंबर 6 शुक्र है, मेरी कुंडली में दोनों ही अच्छे हैं। तो अब वो नहीं जानता ना कि मेरा मूलांक 1 है। मैंने उसको एक सवाल पूछा, मैंने कि वाह बता, तूने जब कंसल्टेशन बुक किया था तो न्यूमरोलॉजिस्ट का किया था कि एस्ट्रोलॉजर का किया था, पहले ये बता दे। तो मुझसे बोला सर न्यूमरोलॉजिस्ट का। तो मैंने कहा तूने न्यूमरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन बुक किया था तो एस्ट्रोलॉजी क्यों बुला रहा है भाई इसमें? मैंने तो उससे बोला कि कौन से भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, मैंने बोला ऐसा नहीं बोला ना। तो द पॉइंट इज, मैंने आपसे क्या बोला, अगर नंबर 3 ग्रिड में बढ़ता है, आगे सिखाऊंगा, वो आदमी आपकी बातें नहीं मानेगा। इसलिए जब भी मुझे पर्सनालिटी नंबर 3 दिखता है ना, मैं उससे आर्गुमेंट नहीं करता। मैंने कहा भाई तू महाज्ञानी पहले से ही है, तुझे मैं क्या सिखाऊंगा। उसके बाद मुझसे कह रहा नहीं मिश्रा जी ऐसी बात नहीं है, अब आप जो बोलो मैं सुने। मैंने कहा भाई सुन लो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो आप। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वाले को दिखाना चाहिए था तो आप एस्ट्रोलॉजी, मतलब पॉइंट वही है, हड्डी में दर्द हो रहा है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओगे, सर दर्द वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे? तो उसके पास देखो जाके। और मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 3 वालों से एक बार आप बात करके देखो, ये आपकी बात मानेंगे ही नहीं, ये अपना तर्क जरूर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको तर्क ना दे कि सर ऐसा थोड़ी होता है। मतलब लेट सपोज, एक एग्जांपल से आज की क्लास खत्म करता हूं। पर्सनालिटी नंबर 3 बात कैसे करेगा, सर मैंने गाड़ी ली है, वो गाड़ी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और उससे अच्छा माइलेज नहीं हो सकता, आपने तो फालतू गाड़ी ले ली है, इससे बेटर गाड़ी ये है। मैंने कहा अच्छा कौन सी गाड़ी है, बोले अर्टिगा। मैंने अच्छा दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी अर्टिगा है? इतनी तारीफें गिना देगा ना अर्टिगा की, क्या कहोगे भाई साहब आप ही हो जो हो, हम तो है नहीं कुछ। तो पॉइंट इज भैया नंबर 3 खराब नंबर नहीं है, मगर भैया आप सोचिए ना, किसी भी चीज की अधिकता आदमी को परेशान करती है, सुनते नहीं है सामने वाले की। तो वो आपको क्या करना, अगर आप किसी भी पर्सनालिटी नंबर 3 को जानते हो, उससे बोले नॉलेज ले, बहस मत कर, नॉलेज ले, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहस मत करे यार। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 किया। मगर क्या ये सीरीज अभी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं भाई। थर्सडे को 7 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा वन ऑफ द डेडलीस्ट नंबर, नंबर 4। तो दुआ करूंगा कि आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 ना ही हो तो अच्छा, ना मूलांक में हो और ना भाग्यांक में हो। अगर है ना बेटा, तो फिर चैलेंज, मैंने क्या बोला, गैस ऑन है, तवा गर्म हो रहा है। और वो ऐसे ऐसे नंबर 4 और 8 वाला क्लाइंट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा इस फील्ड में, सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके दुख नेक्स्ट लेवल हैं, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलिए तो थर्सडे मिलते हैं, और थर्सडे हम पढ़ाई करेंगे नंबर 4, नंबर 5, और अगर टाइम मिला तो नंबर 6। तो मिलते हैं आपसे थर्सडे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा केयर, अल्लाह हाफिज़, सुपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।